क्लाइंट सीधे 160 बोकलैंड स्ट्रीट पर टेलीपोर्ट होकर वापस नहीं गया। उसके बजाय वो एनोनी के साथ समुद्र में गया, एक सुनसान जगह ढूंढी और द फूल का ऑनरिफिक नाम, मान सम्मान वाला नाम जपने लगा। फिर उसने घड़ी की उल्टा दिशा में 4 कदम चले और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। इशारा करते हुए उसने एक पेपर फिगरीन को समन किया। इसके तुरंत बाद उसने अपने सामने लंबे ब्रॉन्ज टेबल पर रखे कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी में से एक को उठाया और उसे अपने शरीर के अंदर रख दिया। क्लाइन को अचानक एक एडिशनल गहरे लाल रंग का चोगा मिल गया। ये रूप जंग और खून की ढेर से सने हुए बारूद जैसा दिख रहा था। जहां तक उसके चेहरे का सवाल है, वो एक गहरे सुनहरे डार्क गोल्ड मास्क से ढका हुआ था। उसके पैटर्न्स प्राचीन थे और उसके सिर पर पहने हुए ताज के साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग लुक दे रहे थे, जिसमें लाल, नीले और हरे चमकते रतन लगे थे। ये बदलाव रेड प्रीस्ट कार्ड लाया था। बार बार के एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्लाइन ने कंफर्म कर लिया था कि रेड एंजल कार्ड की कुछ खास बातें पेपर एंजल के फेट पर हस्तक्षेप के असर के साथ बहुत कंपैटिबल थीं। इसने ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद रहस्यमयी स्पेस की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने की इजाजत दी। इसलिए उसने ब्लैक एम्परर या टायरेंट कार्ड्स के बजाय इसे चुना था। ये पूरा करने के बाद क्लाइन रेड प्रीस्ट के रूप में एक पेपर फिगरीन उठाया और उसे हिलाया। फिर उसने उसे तेजी से आती ग्रे फॉग के साथ मिला दिया और उसे एक प्रार्थना करने वाले चमकते ब्लॉब ऑफ लाइट की तरफ फेंक दिया। पेपर फिगरीन तेजी से फूल गया, एक एंजल में बदल गया जो सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ था। उसके पीछे आग आर पार जा रही थी, 12 जोड़ी पंखों का रूप ले रही थी। फिर इस वॉर एंजल ने एक प्रार्थना से पैदा हुए गोपनीय कनेक्शन का इस्तेमाल करके दुनिया में उतरने के लिए किया और क्लाइन और एनोनी को अपने आग जैसे पंखों में घेर लिया। सिर्फ ये करने के बाद ही क्लाइन ने राहत की सांस ली। रेड प्रीस्ट कार्ड को नीचे रखते हुए वो असली दुनिया में वापस आ गया। उसने पहले क्रीपिंग हंगर के लिए खाना ढूंढा, फिर एनोनी के साथ 160 बोकलैंड स्ट्रीट पर वापस आया। एक ड्वेन डांटिस में बदल गया, जबकि दूसरा मिक्स्ड ब्लड वाले एक नौजवान में बदल गया। अपने बालों को कंघी करने के बाद क्लाइन अपने मास्टर बेडरूम की बालकनी पर चला गया, दूर मार्क्ट के निवास की तरफ देखते हुए। उसने देखा कि वो जगह तेज रोशनी से जगमगा रही थी, जो साफ इशारा था कि बॉल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। आमतौर पर एक बॉल आधी रात तक चलता था और ऑफ कोर्स लोगों को उससे पहले जाने की इजाजत थी। आखिर ज्यादातर लोग जो देर रात तक नाचना चाहते थे वो यंग अडल्ट्स थे। अमोन सच में डरावना है। सिर्फ एक मरॉडर पाथवे के डेमिगॉड की लड़ाई ही उसके ध्यान को खींचने के लिए काफी थी, भले ही एक शहर में था और दूसरा सबर्ब्स में। अपने हिज लेवल पर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस का नियम बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ, मैं इस संभावना को खारिज नहीं कर सकता कि डेमिगॉड का म्यूटेशन कंट्रोल खोने की कगार पर आते हुए अमोन की नज़र में आ गया हो। क्लाइन जो कुछ हुआ था उसे याद किए बिना नहीं रह पाया। डर था कि जब वो मुड़ेगा तो उसे अपने पीछे रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ एक पतला, मोनोकल पहनने वाला नौजवान, सुशील आदमी रेड वाइन का ग्लास पीते हुए न मिल जाए। उसने राहत महसूस की कि वो डेमिगॉड बन चुका था और ग्रे फॉग की ऑरा को इकट्ठा कर सकता था ताकि खास पाथवेज के बियॉन्डर्स उसे डिटेक्ट न कर सकें। वरना अमोन की पहले दिखाई गई इंटरेस्ट के साथ हिज फोकस मरॉडर पाथवे डेमिगॉड के बजाय गेरमिन स्पैरो पर पक्का होता। अगर ऐसा हुआ होता तो वो टेलीपोर्ट करके इतनी आसानी से नहीं निकल पाता। चूंकि बैकलैंड में मौजूद अमोन शायद एक ही अवतार था, क्लाइन फिर भी पेपर एंजल के हस्तक्षेप पर काफी विश्वास करता था। उसका मानना था कि इस किंग ऑफ एंजल्स के पास उसे ब्रेड क्रम्ब यानी छोटी छोटी जानकारी की ट्रेल से 160 बोकलैंड स्ट्रीट तक ट्रेस करने और ये पता लगाने का कोई साधन नहीं था कि वो ड्वेन डांटिस है। लेकिन इसने फिर भी उसका मन शांत नहीं किया, क्योंकि मरॉडर पाथवे डेमिगॉड बोकलैंड स्ट्रीट में भी शामिल था। उसने यहाँ एडमिरल ऑफ ब्लड का सामना किया था और एक्सप्लोजिव्स को ट्रिगर करने के लिए मजबूर हुआ था। आखिर में एक चूहे को पैरासिटाइज किया था। यहाँ उसे एक मिरर द्वारा चेतावनी मिली थी जिसने मरॉडर पाथवे एंजल के बारे में बताया था, जिसे रिप्लेनिशमेंट्स की सख्त जरूरत थी और ब्लास्फेमर अमोन आने वाला था। चूंकि उसने मिरर के सवाल का जवाब देने से मना किया, उसे बिजली का झटका लगा और उसे मूज मैनर मूव करना पड़ा। इसके अलावा हेजल, जो उसका टारगेट थी, जिसे उसने पैरासिटाइज करने की कोशिश की थी लेकिन सरफेस पर उसकी स्टूडेंट थी, उसे आज रात एक पावरफुल इल्यूजन ने प्रभावित किया, जिसने उसके टीचर की हालत को एक्सपोज कर दिया। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर अमोन यहाँ का दौरा कर सकता है। क्लाइन जितना ज्यादा सोचता गया, उतना ही बोकलैंड स्ट्रीट उसे अनसेफ लगने लगी।
उसके दृष्टिकोण से सिर्फ मरॉडर पाथवे एंजल को सख्त रिप्लेनिशमेंट्स की जरूरत होने की चेतावनी ही अमोन को कुछ समय के लिए बोकलैंड में निवास करने के लिए काफी थी। ऑफ कोर्स एक बेहद छोटा चांस था कि मरॉडर पाथवे डेमिगॉड बच गया और कुछ नहीं बताया गया, लेकिन क्लाइंट को विश्वास था कि यह इम्पॉसिबल था। आखिर यहां तक कि उसे खुद मामले को संभालने का विश्वास था। अमोन का तो पूछो ही मत, जिसका मरॉडर पाथवे के वजूद पर कुछ हद तक कंट्रोल था। फूह, मुझे लियोनार्ड के अंदर के दादा से इतना डरना नहीं चाहिए था। अगर मुझे चिंता नहीं होती कि ही रिकवरी का एक और स्टेज हासिल कर लेगा और लियोनार्ड को नुकसान पहुंचाएगा, तो सब कुछ बहुत जल्दी ही सुलझ जाता। मैं अमोन को अट्रैक्ट करने की इस हालत में नहीं होता। अब मैं क्या करूं? जो भी हो, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना न सिर्फ मेरी ड्वेन डांटेस की पहचान खतरे में होगी, मैं पिंस्टर स्ट्रीट पर लियोनार्ड और बोकलैंड स्ट्रीट पर साधारण लोगों को भी मुश्किल में डाल सकता हूं। कौन जानता है कि अमोन अचानक उन्हें पैरासिटाइज कर लेगा। क्लाइंट के विचार तेजी से घूम रहे थे। उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसने अमोन के अवतार को खत्म करने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। उसका पहला विचार लियोनार्ड से संपर्क स्थापित करना और उसके अंदर के दादा पैलेस ज़ोरोएस्ट के साथ एक प्लान बनाना था। इस मरॉडर एंजल के पास जो ज्ञान था अमोन का, जो उसी पाथवे का था, शायद ही एक अच्छा प्लान बना सकता है। क्लाइंट ने तुरंत अपना पेन और पेपर निकाला, लिखने की तैयारी में, लेकिन फाउंटेन पेन से कुछ स्क्रिबल्स करने के बाद वो रुक गया। उसे गोपनीयता की कमी लगी, क्योंकि डिटेल में बताना फेट पर असर डाल सकता था, जिससे अमोन को समय से पहले ही पता चल जाता। ज्यादा सुरक्षित तरीका लियोनार्ड को ग्रे फॉग के ऊपर खींच कर लाना होगा। वहां डिस्कशन हो सकता है और उसे पैलेस ज़ोरोएस्ट को बताने और उसके साथ चर्चा करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? चर्च को रिपोर्ट करें और उन्हें पूरे बैकलैंड को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहें। क्लाइंट ने अपना फाउंटेन पेन नीचे रख दिया और चुपके से बड़बड़ाया जब उसने दूसरे विकल्पों पर विचार किया। उसने जल्दी ही अमोन को रिपोर्ट करने का ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि लियोनार्ड ने पहले भी ऐसा नहीं किया था। उसके अंदर के दादा का अमोन के बारे में जो ज्ञान था, उसका मतलब ये था कि ये तरीका बेकार था। या तो इसमें बहुत बड़ी कमी थी, या ये आखिर में खुद को प्रभावित कर सकता था। बेहतर है कि पहले लियोनार्ड से पूछ लूं और सटीक हालात का बेहतर ज्ञान प्राप्त करके ही कोई फैसला करूं। क्लाइंट ने तुरंत अपना मन बना लिया। उसने एरोडेस से पूछने के लिए सिंबल ड्रॉ करने या स्नेक ऑफ फेट विल ऑक्सेप्टिन से संपर्क करने के लिए पेपर क्रेन का इस्तेमाल करने की प्रबल इच्छा को अस्थायी रूप से दबाया। एन्योनी को हटाने के बाद क्लाइंट मास्टर बेडरूम के बाथरूम में गया, घड़ी की उल्टा दिशा में 4 कदम चले और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। द फूल की सीट पर बैठते हुए क्लाइंट ने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो को कंजोर किया और नकली व्यक्ति से विनम्रता से प्रार्थना करवाई। आदरणीय मिस्टर फूल, कृपया लियोनार्ड मिचेल को सूचित करें कि मैंने ब्लास्फेमर अमोन के निशान ढूंढे हैं। मुझे आशा है कि वो जल्द से जल्द आपके राज्य में आकर आगे की कार्यवाही पर चर्चा कर सकें। समय उन्हें ही तय करना होगा। प्रार्थना की सामग्री को लियोनार्ड को दर्शाने वाले क्रिम्सन स्टार में फेंकने के बाद क्लाइंट ने द फूल के रूप में जोड़ा। इसे पैलेस ज़ोरोएस्ट से छिपाने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ बरो के बाहरी इलाके में एक विरल जंगल में लियोनार्ड ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक धुंधली जंगली भेड़िए की आकृति को थाम लिया। भेड़िया धीमे से चिल्लाया जब उसकी आंखों में जल रही आग शांत हो गई, नॉर्मल हो गई। उसका शरीर धुंधला हो गया और हवा में गायब हो गया, लेकिन उसमें अब वो खून की प्यास नहीं थी जो वो पहले निकाल रहा था। सब कुछ शांत और सुखद था। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में पेल एरा के बाद 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज अलग अलग देशों के साथ मिलकर एक सेमेक्ट्री बरियल एक्ट को आगे बढ़ाया था, जिसे आज तक सख्ती से लागू किया गया था। चूंकि भूत बनने वाले इंसानों की संख्या कम थी, इसकी एकमात्र छूट स्लम्स में पता न चलने वाली मौतें या डूबने वाले पीड़ित थे जिन्हें समय पर बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन मृतक की आत्माएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थीं। हर तरह के जंगली जानवर और स्पिरिचुअलिटी वाले हर तरह के क्रीचर्स खास हालात में स्पेक्टर्स बन सकते थे। इसके अलावा उनके लिए इंसानी कब्रिस्तानों में जाकर दफन होना इम्पॉसिबल था। इसका नतीजा अक्सर जंगल में भूत देखने की अफवाहों में होता था। जैसे ही उसने जंगली भेड़िए को शांति दी, लियोनार्ड ने अचानक अपने सामने एक सीमाहीन भूरी सफेद धुंध देखी जब द वर्ल्ड गेरबन स्पैरो की प्रार्थनाएं उसके कानों में गूंजी। ब्लास्फेमर अमोन के निशान ही अभी भी बैकलैंड में है। लियोनार्ड की पलकें फड़फड़ाईं जब वो तुरंत घबरा गया। चूंकि उसे मिस्टर फूल के निर्देश मिले थे, उसने बिना हिचकिचाहट दबी आवाज में बोला, ओल्ड मैन, क्या आपने देखा? क्या आपने सुना? पैलेस ज़ोरोएस्ट की हल्की सी उम्रदराज आवाज एक बार फिर गूंजी, नहीं। भले ही मैंने एक गड़बड़ महसूस की, मैंने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना।
ये तभी होगा जब मैं तुम्हारी पैरासिटाइजेशन को और गहरा करूंगा, जिससे मुझे तुम्हारे एस्ट्रल प्रोजेक्शन को सीधे कंट्रोल करने की इजाज़त मिलेगी। क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? ऐसा लगता है कि मिस्टर सूल का जवाब एस्ट्रल प्रोजेक्शन के माध्यम से किया गया है। लियोनार्ड ने सोचा, फिर उसने सोच समझ कर बोला, ओल्ड मैन, क्लाइन ने मिस्टर फूल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उसने ब्लास्फेमर अमोन के निशान ढूंढे हैं। वो चाहता है कि मैं मिस्टर फूल के किंगडम में आकर इस मामले पर चर्चा करूं। क्या आपके पास कोई सुझाव है? पैलेस ज़ोरोएस्ट ने कुछ सेकंड्स के लिए चुप्पी साध ली और फिर एक लंबी आह भरी। अगर वो बैकलैंड में अमोन के अवतार से निपटना चाहता है तो उससे कहो कि जब तक उसके पास छिपाव का आशीर्वाद नहीं है, नतीजा वही होगा जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो। ये बोलकर ओल्ड मैन प्री कंडीशंस दे रहे हैं। उनका मतलब है कि वो सिर्फ छिपाव के आशीर्वाद के साथ ही कॉपरेट करने को तैयार हैं। लियोनार्ड का दिमाग तेजी से दौड़ा जब उसने तुरंत एक अंधेरा कोना ढूंढकर द वर्ल्ड क्लाइन को प्रार्थना के माध्यम से सूचित कर दिया कि वो अभी भी ये कर। उस असीम भूरी सफेद धुंध के ऊपर शानदार महल के अंदर जैसे ही लेनर्ड मिचेल का आकर्षण लंबे ब्रॉन्ज टेबल के बगल में दिखाई दिया, वो अनायास ही खड़ा हो गया और मिस्टर फूल को झुककर प्रणाम करना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा तो सीट खाली थी, कोई नहीं बैठा था। क्या मिस्टर फूल आमतौर पर यहां नहीं बैठते? एक विचार लेनर्ड के मन में चमका जब उसने अपनी नजर उस लंबे धब्बेदार टेबल के दूसरे छोर पर डाली। द वर्ल्ड चुपचाप वहीं बैठा था, जैसे वो धुंधली सी ग्रे फॉग के साथ घुल मिल गया हो। यहां सिर्फ हम दो हैं, गर्मन स्पैरो का रूप जानबूझकर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेनर्ड ने आराम से द वर्ल्ड से कहा जब वो वापस बैठ गया। मिस्टर फूल की अनुपस्थिति पाकर वो तुरंत आराम से हो गया। वो पिछली टैरो गैदरिंग की तरह संकोच नहीं कर रहा था, बस अपना पैर टेबल पर रखने से चूक गया था। ये आदत है, क्लाइन ने संक्षिप्त में जवाब दिया। लेनर्ड ने सोच में सिर हिलाया। मैंने सुना है कि समुद्र में गर्मन स्पैरो का परसोना एक ठंडा, संकोच करने वाला, शालीन और विनम्र व्यक्ति का है। तुम्हारा वर्तमान प्रदर्शन उस वर्णन से पूरी तरह मिलता है, लेकिन तुम पहले ऐसे नहीं थे क्लाइन। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें गर्मन स्पैरो के परसोना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अरे, मैं तुम्हें यहाँ अमोन पर चर्चा करने के लिए लाया हूँ, गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। तुम अपने दादा के मामलों के प्रति इतनी कम चिंता क्यों दिखाते हो? क्लाइन ने ऐसे हालातों में द वर्ल्ड का परसोना इस्तेमाल करने की आदत डाल ली थी, लेकिन जब लेनर्ड ने ये बात पॉइंट आउट की तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ अपने असली रूप में वापस बदलने के लिए। उसने संक्षिप्त में स्वीकार किया कि वो ध्यान रखेगा। क्या पहले ज़ोरोविस्ट ने तुम्हें इस हिस्से के बारे में सिखाया कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, लेनर्ड ने खुलकर जवाब दिया। ये दादा तो काफी अच्छे लगते हैं। उन्होंने लेनर्ड को इतनी जरूरी जानकारी बताई। उनके मुकाबले पहले का चूहा डेमीगॉड सच में अच्छा नहीं था। उसने हेजल को आम ज्ञान भी नहीं सिखाया, और अगर सिखाया भी तो उसमें कुछ गड़बड़ कर दी। भले ही तुम कितने भी अनअफिलिएटेड हो, वो डेमीगॉड के लेवल पर कुछ नहीं कैसे जान सकते थे। यहाँ तक कि वो आधा पागल समुद्री सांप कैल्वेटुआ भी जानता था कि रिचुअल्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है या बलि के आइटम्स कैसे प्राप्त करने हैं। उसे यहाँ तक कि कुछ थियर्जी और बेस्टोमेंट्स कैसे करने हैं ये भी पता था। क्लाइन ने पहले ज़ोरोवेस्ट की पहली छवि बनाई, लेकिन उसने जल्दी से कोई फैसला नहीं लिया। आखिर मछली पकड़ना एक एक्टिविटी थी जिसमें चोगा चाहिए था, सिर्फ एक बात ज्यादा साबित नहीं करती। क्लाइन को चुप देखकर लेनर्ड ने फालतू बातें बंद की और असल काम पर आया। आपने ब्लास्फीमर अमोन के निशान कहाँ खोजे? क्लाइन सीधे मुद्दे पर आया। मैं मरॉडर पाथवे के एक डेमीगॉड का पीछा कर रहा था जो कंट्रोल खोने की कगार पर थी, लेकिन मैं बैकलैंड के बाहरी इलाके में अमोन से मिल गया। मैं सिर्फ मिस्टर फूल की शक्तियों का इस्तेमाल करके सीधे भाग पाया। अमोन का अवतार सच में अभी भी बैकलैंड में है? लेनर्ड ने आह भरी, फिर थोड़ी उत्सुकता और भटके हुए तरीके से पूछा। आप कंट्रोल खोने की कगार पर आए मरॉडर पाथवे डेमीगॉड का पीछा क्यों कर रहे थे? सवाल पूछने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत जोड़ा, अगर ये मिस्टर फूल की कुछ योजनाओं से संबंधित है तो भूल जाओ कि मैंने कभी पूछा था। क्यों? क्या कंट्रोल खोने वाले बियॉन्डर्स या उन बियॉन्डर्स से निपटना ड्यूटी का एक भाग नहीं है जिसने कंट्रोल खो दिया हो? क्लाइन ने आह भरी जब उसने लेनर्ड का सवाल सुना। इसने उसके टिंगन सिटी में अपने समय की यादों को ताज़ा कर दिया। उस छोटे से 2 महीनों से ज्यादा के समय में उसने कई ऐसे मामलों को हैंडल किया था। इसमें चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का मैंडेटेड पनिशर शामिल था जो एक मॉन्स्टर में बदल गया, हुड यूजीन का कंट्रोल खोना और ओल्ड नील का हिडन सेज द्वारा भ्रष्ट होना। भले ही वो कुछ ही थे, उन्होंने उस पर गहरा असर छोड़ा था। इसने खास कार्यवाही को उसके अंदर तक बिठा दिया था।
इसलिए जब उसने सब कुछ मिलाया जो वो जानता था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मरॉडर पाथवे डेमीगॉड पागलपन से काटने के बाद कंट्रोल खोने की कगार पर है, तो उसने देर ना करते हुए अपने नीचे के इल्यूजन का इस्तेमाल किया। उससे उसने हेजल से कन्फर्मेशन ली और तैयारी करने के लिए 1 या 2 दिन भी इंतजार नहीं किया। उसने सिर्फ ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन किया और एक मोटा मोटा प्लान बनाया और एक्शन लिया। ऐसे मामले उसके लिए आपातकाल थे। इसके अलावा क्लाइंट का मरॉडर पाथवे डेमीगॉड से छुटकारा पाने का इरादा पहले से ही था, क्योंकि हेजल से निपटने में उसने जो बुरी नीयत दिखाई थी वो साफ थी। इसके अलावा उसने मिस मजिशियन को एक ऐसे खजाने को ढूंढने के लिए लुभाने की कोशिश की थी जो असल में एक जाल था। अगर वो तब डेमीगॉड नहीं था, जिसका मतलब शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था, तो वो तभी एक्शन ले लिया होता। इसके अलावा वो अनावश्यक दुर्घटनाओं को ट्रिगर करने से भी डर रहा था। ये इसी वजह से था कि उसने अपने पहले से तय किए गए प्लान का पालन किया उसे खत्म करने के लिए। जैसे ही उसने मरॉडर पाथवे डेमीगॉड की हालत कंफर्म की, उसके प्लान का पहला चरण था दुश्मन को मूज मैनर से बाहर लाना, ताकि वो मरने से पहले अपनी अधूरी मिथिकल क्रीचर फॉर्म पैदा ना कर दे, क्योंकि उससे सामान्य लोगों पर असर पड़ता। नतीजा काफी संतोषजनक था। खुद को चोगा बनाकर उसने अपना लक्ष्य हासिल किया, पर वो एयर कैनन बम्बार्डमेंट का इस्तेमाल करके लड़ाई को खत्म करने में विफल रहा। इससे मरॉडर पाथवे डेमीगॉड जंगल में भागने और एक पेड़ को पैरासिटाइज करने के लिए मजबूर हो गया। क्लाइन के पास असल में उसके प्लान का दूसरा चरण था और उसने यहां तक कि उसके विफल होने की स्थिति में भी आपातकालीन योजनाएं तैयार रखी थीं। हैरानी की बात यह थी कि अमोन अचानक दिखाई दिया, जिससे उसे अपने सारे प्लान्स तुरंत रोकने पड़े और बिना हिचकिचाए भागना पड़ा। क्लाइन की आपातकालीन योजना एक मरियनेट को रणभूमि से भगाकर न्यूमिनस एपिस्कोपेट के एक्सपेरिमेंटल डेमीगॉड बाय प्रोडक्ट पैट्रिक ब्रायन को लिखकर उसकी मदद लेना था। ये अनडाइंग शायद स्पिरिट वर्ल्ड में घूमने की क्षमता रखता है, और अगर कोई अतिरिक्त अनदेखी परिस्थितियां आती तो वो मिस मैसेंजर को बुला सकता था और काम होने के बाद भुगतान कर सकता था। जब उसकी यादें ताज़ा हुईं, क्लाइन ने आह भरते हुए लेनर्ड से जवाब दिया, एक रहस्य। 1 सेकंड के लिए रुकने के बाद उसने पूछा, आपने एवरनाइट के चर्च को बैकलैंड में अमोन के अवतार के आने की सूचना देने का मौका क्यों नहीं ढूंढा? लेनर्ड ने जल्दी से एक एक्सप्लेनेशन दिया, ये बताते हुए कि अगर अमोन का असली शरीर आ गया तो एक देवता का अवतार लगभग निश्चित है। उसने ये भी समझाया कि अमोन अवतार की मौत का इस्तेमाल निवेदन में संबंधित बदलावों को देखने के लिए कर सकता है। इस तरह गड़बड़ के स्रोत को ढूंढना और मास्टरमाइंड की एक्टिविटी रेंज का पता लगाना। अमोन की स्टाइल में यह भी था कि वो एक सतही अवतार के आसपास घूमता है, लेकिन एक दर्जनों या सैकड़ों अवतार छिपा कर रखता है। अमोन के अवतार स्पिरिचुअलिटी वाले हर तरह के क्रीचर्स को पैरासिटाइज कर सकते हैं। अगर कोई डेमीगॉड नहीं होता तो उन्हें पैरासाइट का पता भी नहीं चलता। अंत में लेनर्ड ने ओल्ड मैन द्वारा दिए गए एक उदाहरण के बारे में क्लाइन को विस्तार से बताया कि अमोन कैसे किसी की किस्मत चुराता है। इससे क्लाइन के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। शुक्र है कि उसने अमोन से निपटने में जल्दबाजी नहीं की, वरना मिस्टर फूल की जगह ली जा सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लेनर्ड ने मामले को रिपोर्ट नहीं किया। अमोन का इतने खुलेआम दिखाई देना ही रास्तर ही मछली पकड़ रहा है। इसके अलावा उसके पास छिपने के लिए और भी अवतार हैं, और वो हवा में मौजूद माइक्रोब्स को भी पैरासिटाइज कर सकता है। सिर्फ यही मेरे सिर को हिलने लगता है। जो क्रीचर्स मैं इस पल कंट्रोल कर सकता हूं, वो इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। जितना छोटा क्रीचर उतना ही मुश्किल होता है स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को देखना। ये काफी खास मामला है। उफ, मैं चर्च की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि ये ऐसे व्यक्ति द्वारा ना किया जाए जिसमें हर पहलू में कोई गड़बड़ ना हो। क्लाइन ने दुख व्यक्त किया जब उसने अमोन के डर की गहरी समझ हासिल की। इसने उस पर गहरा असर छोड़ा। उसके दृष्टिकोण से लेवर्ड एवरनाइट के चर्च को मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक उत्तम कैंडिडेट था, लेकिन पैलेस ज़ोरोवेस्ट के उसमें पैरासिटाइज करने की वजह से वो अपने वजूद को अमोन के सामने एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा द हैंग्ड मैन भी ये जिम्मेदारी निभा सकता था, पर वो खबर का स्रोत नहीं दे सकता था। इसका मतलब गहरी जांच की जरूरत वाली समस्याएं थीं। एक के बाद एक चॉइस क्लाइन के मन में चमकी। आखिर में वो खुद पर रुक गया, उसके क्लाइन मोरेटी और गर्मन स्पैरो के पहचानों पर। एवरनाइट के ब्लेस्ड होने के नाते मेरे लिए चर्च को बैकलैंड में अमोन के आने की सूचना देना पूरी तरह से तर्कसंगत है। अमोन इसमें कमी नहीं निकाल पाएगा, और आज रात मरॉडर पाथवे डेमीगॉड के साथ लड़ाई में शामिल होने के बाद बिजार सॉर्सरर के रूप में, जिसने अमोन को देखा और अब इस ज्ञान का मालिक है कि एंजल ऑफ टाइम का अवतार यहाँ बैकलैंड में है, ये पूरी तरह से नॉर्मल है और ऐसा कुछ नहीं है जो अमोन का संदेह पैदा करेगा। साथ ही साथ चूंकि मैं एवरनाइट का ब्लेस्ड हूं, सिर्फ एक अवतार की मौत शायद उसके पूरे गुस्से को बदले के लिए आमंत्रित नहीं करेगी। आखिर वो एक बहुत संभाव्य जाल का सामना कर रहा होगा।
एक देवता का अवतार, एक बड़ा सहारा होने का एहसास सच में अच्छा लगता है, लेकिन किस्मत जो देती है उसकी कीमत हमेशा ली जाती है। क्लाइन ने जल्दी से इस मामले पर निष्कर्ष निकाला। फिर उसने आदत से मजबूर अपना नजरिया बदला और अमोन के दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार करना शुरू कर दिया। अमोन बिजार सॉर्सरर्स के लिए निश्चित रूप से कोई अनजान नहीं है। वो मेरे मरियनेट्स के कंट्रोल और जगहों को बदलने से मेरी पाथवे का पता लगा सकता है। चूंकि अमोन ने एक बिजार सॉर्सरर को भागने दिया, उसने एक्सपोज होने की तैयारी कर ली होगी। वो तो शायद उस टारगेट को अट्रैक्ट करने की आशा भी कर रहा है जिसे वो ढूंढ रहा है। मैं गर्मन स्पैरो का चेहरा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। एक फेसलेस का रूप सबसे कम चिंता का विषय है। तो अमोन मेरी पहचान कैसे तय करेगा? एक पावर हाउस जो अंधेरे में छिपा रहता है और सियर पाथवे का डेमीगॉड। चूंकि चर्च ऑफ एवरनाइट और सीक्रेट ऑर्डर फॉर्मूलाज इंग्रेडिएंट्स और एक मरमेड पर कंट्रोल रखते हैं, ऑलमोस्ट कोई अनअफिलिएटेड बिजार सोर्सरर्स नहीं है। एंटीगोनस फैमिली के वंशज सभी साफ हो चुके हैं। इसलिए एक बिजार सोर्सरर या तो सीक्रेट ऑर्डर से है या एक सीक्रेट प्रॉक्सी जिसे चर्च ऑफ एवरनाइट चुपके से पालता है। मेरे बैकलैंड में होने के साथ जवाब लगभग साफ है। इन कारणों से अमोन के लिए यह पता लगाना कठिन नहीं होगा कि चर्च ऑफ एवरनाइट उसके ठिकाने से अवगत है और उसे साफ करने का ऑपरेशन शुरू करेगी। मेरा उसे रिपोर्ट करना आशाओं के भीतर होगा, ऐसा ना करना अस्वाभाविक होगा। हाँ, वो निश्चित रूप से छिपा होगा। भले ही वो मरॉडर पाथवे डेमीगॉड की आइडेंटिटी को बदल दे, वो जल्दी ही बैकलैंड स्ट्रीट नहीं आएगा। ये फैसला करने के बाद क्लाइन को तुरंत थोड़ा ज्यादा राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके पास तैयारी करने के लिए बहुत समय है। आपके क्या विचार हैं? अपना वर्णन पूरा करने के बाद क्लाइन की लंबी समय तक चुप रहने पर लेनर्ड ने पूछा। क्लाइन ने अपने विचारों को रोककर उससे जवाब दिए बिना पूछा, इसके बारे में पहले ज़ोरोवेस्ट के क्या सुझाव हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप बैकलैंड में अमोन के अवतार से निपटना चाहते हैं तो आपको पहले कंसीलमेंट का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। लेनर्ड ने सच्चाई से जवाब दिया, ब्लेसिंग्स ऑफ कंसीलमेंट। पहले ज़ोरोवेस्ट खुलेआम मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल तो मिस्टर फूल के पास भी कंसीलमेंट के एस्पेक्ट में अथॉरिटी है? लेनर्ड को एहसास हुआ जब उसने समझा कि ओल्ड मैन ने कंसीलमेंट के आशीर्वाद की ज़रूरत खास क्यों कही थी। उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना क्लाइन ने जोड़ा, इसके अलावा पहले ज़रोस को बताओ कि अमोन को शायद ये अच्छी तरह से पता है कि बोकलैंड स्ट्रीट के आसपास मराउडर पाथवे का एक एंजल मौजूद है। ये लेनर्ड की पुतलियां फैल गईं जब वो एकदम से बोल पड़ा, ही को ये कैसे पता चला? तुम्हें क्यों बताऊं, ये ठीक नहीं है। क्लाइन ने मन ही मन में बुदबुदाया और फिर थोड़ी सख्ती से जवाब दिया, मैं अमोन नहीं हूं जो मैं सब कुछ बता दूं। उसके हिज किन कामों या बातों से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे? लेनर्ड ने अनायास ही पूछा। नहीं, मैं हूं जिसने हिम को बताया। क्लाइन ने जवाब में हल्का सा हंसा। बिल्कुल। लेनर्ड ने सर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, मैं ओल्ड मैन को इस बारे में सूचित कर दूंगा। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर पूछा, क्या आप हिम के डिटेल्ड प्लान देने का इंतजार कर रहे हैं? क्लाइन ने संक्षिप्त में स्वीकार किया। जब अमोन और मराउडर पाथवे के ज्ञान की बात आती है तो हिम से बेहतर बहुत कम है। ये कहते हुए क्लाइन, जिसने तय कर लिया था कि अमोन बोकलैंड स्ट्रीट जल्दी ही नहीं आएगा, शांति से जोड़ा, जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। कल की टैरो गैदरिंग में मुझे फीडबैक देना। ऐसा लगता है कि बातें अभी तक क्रिटिकल स्टेज पर नहीं पहुंची हैं। लेनर्ड ने क्लाइन की बातों से सबसे ज़रूरी जानकारी निकाल ली। उसने हल्का सा सर हिलाया और बोला, ठीक है, हम कल की टैरो गैदरिंग में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मामले को सुलझाने के बाद क्लाइन तुरंत उठा और प्रकाश के दरवाजे की दिशा में झुका। मिस्टर फूल, हमारा काम हो गया। लेनर्ड खड़ा हुआ पर कुछ कर पाता उससे पहले उसकी आंखों के सामने धुंधला हो गया जब क्रिम्सन स्टेलर लाइट उसे डुबा गई। जब वो होश में आया तो उसने खुद को नॉर्थ बरो के बाहरी इलाके के विरले जंगल में पाया। क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? पहले ज़रोस की हल्की सी उम्रदराज आवाज़ गूंजी। लेनर्ड ने अपना गला साफ किया और बोला, क्लाइन ने मुझे बताया कि वो कंसीलमेंट का ब्लेसिड है। वो मदद के लिए प्रार्थना करने की कोशिश कर सकता है। ब्लेसिड ऑफ कंसीलमेंट, सही में? पेलेज ने आह भरी और बोला, उससे कहो कि जब तक वो सच में कंसीलमेंट का आशीर्वाद हासिल कर सकता है, मैं अमोन से निपटने और बैकलैंड में छिपे हुए हिस सभी अवतारों को ढूंढने में मदद देने को तैयार हूं। लेनर्ड को इस जवाब पर हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो हंसा। ओल्ड मैन, आप उतने कमज़ोर नहीं लगते जितना आप खुद को दिखाते हैं। पहले ज़रोस ने गुस्से बिना हंसा। क्या तुमने रोज़िल्स कोट्स को नहीं पढ़ा? मुझे याद है कि एक कहावत है कि एक भूखा ऊँट अभी भी घोड़े से बड़ा होता है। ये घोड़े और ऊँट की नस्ल पर निर्भर करेगा। लेनर्ड ने आदत से मजबूर जवाब दिया और फिर पूछा, ओल्ड मैन, हम अमोन से कैसे निपटें? क्या आप खुद को चोगा बनाना चाहते हैं? अहम,
पेलेज ने तुरंत जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो हम अमोन के असली शरीर का सामना कर रहे होंगे, न कि हिज अवतारों का। जब ऐसा होगा तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि ये देवता की लड़ाई को भड़का देगा। मेरे पास शायद बचने का अभी भी एक मौका है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, शायद तुम एवरनाइट के टेनेब्रस हेवन में वापस चले जाओगे। लेनर्ड सिर्फ हंसी से जवाब दे पाया। पेलेज ने आगे कहा, दूसरे पाथवेज की सिमिलर पावर्स के विपरीत अमोन के अवतार मराउडर पाथवे की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को अब्जॉर्ब करके हिमसेल्फ को तेजी से मजबूत कर सकते हैं, जिससे वो और भी वर्म्स ऑफ टाइम को अलग कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग क्रीचर्स को पैरासिटाइज कर सकता है। जब तक काफ़ी बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रोसेस चलता रह सकता है। क्या ये एक महामारी के फैलने जैसा नहीं है? लेनर्ड को एक बार फिर ठंडी लहर दौड़ गई। अगर किसी के पास मराउडर पाथवे की काफ़ी बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अमोन के अवतार एक व्यक्ति को पैरासिटाइज करने से पूरे शहर को पैरासिटाइज कर सकते हैं। ज़्यादातर वैसा ही है। पेलेज ने लेनर्ड के अनुमान की पुष्टि की और आ भरी। अमोन से निपटने के लिए यही एक तरीका है एक्शन लेने का। मराउडर पाथवे बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को डेमीगॉड के लेवल पर इस्तेमाल करके हिम को बाहर निकालना। जब तक आप सक्सेसफुली उसके एक अवतार को खत्म कर देते हैं, बाकियों को ढूंढने और खत्म करने के तरीके हैं। लेकिन अमोन धोखे का मास्टर है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, वरना ऐसा लग सकता है कि हम उसे लुभा रहे हैं, पर असल में ही आपको लुभा रहा है। इस मामले में कंसीलमेंट सर्वोपरि है। मैं समझ गया। लेनर्ड ने आह भरी और मुड़कर पूछा, अमोन का अवतार कितना मजबूत हो सकता है? पेलेज कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे याद कर रहा हो। आखिर में उसने कहा, सिद्धांत में हिस का सबसे मजबूत अवतार एक सीक्वेंस 1 के बराबर तक पहुंच सकता है, पर हिम के लिए ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये उसके मानसिक संतुलन को अस्थिर कर देगा और कंट्रोल खोने के लक्षण दिखाएगा। आमतौर पर हिस के अवतारों में एक वर्म ऑफ टाइम होता है। हर वर्म ऑफ टाइम एक कमजोर सीक्वेंस 4 के रूप में शुरू होता है, लेकिन हर एक एंजल की खासियत रखता है जो बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को तोड़ सकता है। मराउडर पाथवे बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की पर्याप्त मात्रा को अब्जॉर्ब करके ऐसा अवतार सीक्वेंस 2 के बराबर के लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन अमोन ऐसा बहुत कम करता है। हिस के अवतार ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं और भी अवतार पैदा करते हैं। इसके अलावा बैकलैंड की असली हालत के साथ हिम के लिए इतनी बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है जो हिस के अवतार को सीक्वेंस 2 तक बढ़ा सके। लेनर्ड ने कुछ देर ध्यान से सोचा और फिर पूछा, तो हम अमोन के एक ग्रुप का सामना कर रहे होंगे। उनमें से अधिकांश में कमजोर सीक्वेंस 4 की ताकत होगी, कुछ में सीक्वेंस 4 के नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, जबकि एक बहुत छोटी संख्या सीक्वेंस 3 तक पहुंचेगी। अमोन के स्टाइल के साथ ऐसा होने की संभावना है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि अमोन धोखे में अच्छा है, पेलेज ने चेतावनी दी। इसके अलावा बैकलैंड में अमोन के अवतार के आने के समय के आधार पर हिज ने आज तक जितनी मराउडर पाथवे बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठा की हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। आखिर ये बैकलैंड है, और अगर हालात सही नहीं हैं तो हिज के अवतार सबसे मजबूत वाले को केंद्रित बनाकर ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाएंगे ताकि ताकत में वृद्धि हो। अमोन से निपटने में सबसे जरूरी बात यह है कि मामले को इस स्टेज तक विकसित न होने दिया जाए, वरना अमोन को भागने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही कंसीलमेंट डोमेन का कोई एंजल आ जाए। सच में उससे निपटना मुश्किल है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक अवतार है जिसे ही ने रैंडमली विकास करने के लिए छोड़ दिया। एक किंग ऑफ एंजल से ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। लेनर्ड में गहरी आह भरने के बाद उसने अचानक क्लाइन की चेतावनी याद की और जल्दी से बोला, एंजल ऑफ टाइम ने अपेरेंटली मराउडर पाथवे बियॉन्ड डेमीगॉड पर निशाना लगा लिया है। क्लाइन ने बताया कि उसे अमोन तब मिला जब वो डेमीगॉड का पीछा कर रहा था, और अमोन को शायद पता है कि बोकलैंड स्ट्रीट के आसपास मराउडर पाथवे का एक एंजल छिपा हो सकता है। पेलेज एक बार फिर चुप हो गया। काफी लंबे समय तक वैसा ही रहा। कुछ देर बाद जब लेनर्ड खुद को जवाब के लिए टोकने से नहीं रोक पाया, ही ने आह भरते हुए विलाप किया, तुम्हारा पूर्व सहकर्मी तुम्हारी तरह इतनी परेशानी क्यों देता है? क्या? लेनर्ड हैरान हो गया। पेलेज ने गुस्से में कहा, अमोन को क्यों पता है कि बोकलैंड स्ट्रीट के आसपास मराउडर पाथवे का एक एंजल है? उसका कारण शायद वही है। ओल्ड मैन, क्या आपके पास डिक्रिप्ट करने की क्षमता है? लेनर्ड ने हैरानी से पूछा। पेलेज ने हरम्प किया, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, वरना तुम क्यों सोचते हो कि बोकलैंड स्ट्रीट का प्रीफिक्स क्यों है? ये सच है, जो कुछ भी बोकलैंड स्ट्रीट से संबंधित है वो ड्वेन डांटेस से बच नहीं सकता। क्या ये उस आदमी क्लाइन द्वारा पैदा की गई कोई समस्या हो सकती है? तभी लेनर्ड को एहसास हुआ। इस पल पेलेज ने आह भरी। शुक्र है कि उसने सिर्फ एंजल कहा, मेरा नाम नहीं, वरना मैं सुझाव देता कि हम तुरंत बैकलैंड छोड़ दें। उससे कहो कि वर्तमान में 2 समाधान हैं।
पहला, मराउडर पाथवे का ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट ढूंढना या मराउडर पाथवे का एक डेमीगॉड ढूंढना। उनका इस्तेमाल करके हम एक जाल डिजाइन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कंसीलमेंट के आशीर्वाद की जरूरत है। इसके अलावा ये नेचुरल, तार्किक, नॉर्मल और संदेह पैदा न करने वाला होना चाहिए। दूसरा, अमोन के बोकलैंड स्ट्रीट में आने का इंतजार करना। वो किसी की आइडेंटिटी बदलना और हवा के माध्यम से घुसना का एक कॉम्बिनेशन कर सकता है। इसलिए तुम्हारे पूर्व सहकर्मी को फेट की ग्राफ्टिंग को समझना या माइक्रोब्स में अनोमलीज को ढूंढना होगा, वरना चाहे कोई भी योजना इस्तेमाल की जाए, ये अमोन को खाना खिलाना ही होगा। लेनर्ड की पलकें फड़फड़ाएं जब उसने ये सुना और उसने गंभीरता से सर हिलाया। मैं कल दोपहर को उसके साथ इन मामलों पर चर्चा करूंगा। ठीक है, पहले इसने आह भरी और बोला, और अगर बैकलैंड में सभी अमोन अवतारों को खत्म कर दिया जा सके तो पीछे छोड़े गए अधिकतर वर्म्स ऑफ टाइम मेरे होंगे। अपने आप को रिप्लेनिश करने के एक रूप में। कोई आश्चर्य नहीं कि ओल्ड मैन रिस्क लेने को तैयार है। क्या उन वर्म्स ऑफ टाइम में मराउडर पाथवे की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मेरे हाथों में ऐसा हो सकता है, पर दूसरों के लिए जरूरी नहीं। पेलेज ने सादगी से समझाया, जब अमोन के अवतार मरते हैं तो वर्म्स ऑफ टाइम में शुरुआत में पर्याप्त बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाती हैं और मेन बॉडी में वापस चली जाती हैं। इस घटन को रोकने के लिए संबंधित शक्ति की जरूरत होती है। लेनर्ड ने पहले सर हिलाया और फिर उलझन में पूछा, तो लक्स साइफन चार्म्स वर्म्स ऑफ टाइम से बने इतने पावरफुल क्यों थे? पेलेज ने तुरंत हंसी में कहा, क्या तुम भूल गए हो कि चार्म का असली रूप क्या है? इसका असली रूप एक हाई लेवल एग्जिस्टेंस से प्राप्त की गई शक्ति है। ये फिर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करता है जो इस शक्ति को संभाल सके, साथ ही संबंधित सिंबल्स से प्राप्त शक्तियों का इसे स्टेबलाइज करने के लिए। वर्म ऑफ टाइम का रोल एक अनोखा वेसल होना है। अगर लेवल काफी ऊंचा है, इसका असली रूप कंपैटिबल है और पर्याप्त स्पिरिचुअलिटी है तो जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो लक्स साइफन चार्म की शक्ति असल में मिस्टर फूल से आती है? लेनर्ड ने सोचते हुए पूछा। हाँ, तुम अमोन से भी प्रार्थना कर सकते हो और हिस की शक्ति का इस्तेमाल करके लक्स साइफन चार्म्स बना सकते हो। ऑफ कोर्स, मटेरियल की अनोखेपन भी फाइनल प्रोडक्ट के असर को प्रभावित करेगी। दूसरे शब्दों में, अलग अलग स्पेशल मटेरियल रिस्पॉन्स के आधार पर शक्ति में अलग अलग खासियतें पैदा करेंगे। चार्म्स एक बहुत गहरा और कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कुछ ऊपरी शिक्षा से पूरी तरह से समझा जा सके। तुम्हें इस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेनर्ड को तुरंत कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। सोमवार दोपहर को हेजल के परिवार पर ग्रे फॉग के ऊपर की रहस्यमयी स्पेस की शक्तियों का इस्तेमाल करके ये कंफर्म करने के बाद कि इस बीच कोई समस्या नहीं है, क्लाइन ने धैर्य से टैरो गैदरिंग के आयोजन का इंतजार किया। गहरे लाल रंग की बीम्स प्राचीन महल में ऊपर की ओर निकली और धीरे धीरे शांत हो गईं। बिना रुके ऑड्री उठी और लंबे धब्बेदार टेबल के छोर की तरफ झुकी। गुड इवनिंग मिस्टर फूल। अभिनंदन के बाद सब अपनी जगह पर बैठ गए। ऑड्री ने अपनी नजर मिस्टर फूल के दाएं हाथ के बगल में रखे तीसरे कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी पर डाली। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो इस हफ्ते साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से रोजेल की डायरी एंट्रीज लेना भूल गई थी। मैं पूरा हफ्ता हेवन रैम्बिस की समस्या में उलझी रही। ऑड्री, जिसे लगा था कि वो पहले ही काफी चमक चुकी है, तुरंत थोड़ा उदास हो गई। इस पल कैटलिया ने लंबे धब्बेदार टेबल के छोर पर बैठे सीट ऑफ ऑनर की तरफ देखा। उसने अपना सिर झुकाया और बोला, आदरणीय मिस्टर फूल, मुझे इस हफ्ते भी रोजेल की कोई डायरी एंट्रीज नहीं मिली हैं। क्वीन मिस्टिक ने लगातार 2 हफ्ते से एम्परर की कोई डायरी एंट्रीज नहीं दी हैं। क्या कुछ हुआ है? अपनी हाई बैक चेयर पर आराम से बैठे हुए द फूल क्लाइंट थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वो निराशावादी विचारों यानी पेसिमिस्टिक विचारों को रोक नहीं पाया। लेकिन उसने जल्दी ही इस संभावना को खारिज कर दिया, क्योंकि मैम हर्मिट ने कोई चिंता या परेशानी नहीं दिखाई। जिस तरह एडमिरल ऑफ स्टार्स खुद को देवता की लड़ाई के कंडहरों में ड्रीम वर्ल्ड में अपनी मां की जरूरत वाली एक छोटी चिड़िया के रूप में प्रस्तुत करती है, अगर क्वीन मिस्टिक उसे लगातार 2 हफ्ते तक जवाब न दे तो वो निश्चित रूप से इतनी शांत नहीं होगी। उसकी चिंता शायद उसे द फूल की मदद लेने के लिए भी मजबूर कर दे। इसका मतलब ये भी है कि उसे पिछले 2 हफ्ते में बर्नाडेट से जवाब मिला है, पर रोजेल की कोई डायरी एंट्रीज नहीं दी गई हैं। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया और शांति से कैटलिया को जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं है। ये कहने के बाद उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे जब उसने बर्नाडेट के कामों के कारण का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। पहले क्लाइन ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि उसके पास अब रोजेल डायरी एंट्रीज नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी से एम्परर डायरी लिखते थे, उससे मिलाकर उसने अनुमान लगाया कि कंपाइल्ड डायरी 10 स्टैंडर्ड किताबों से ज्यादा हो सकती है। भले ही बर्नाडेट के पास उसमें से सिर्फ 1/3 हो, वो निश्चित रूप से 1 या 2 किताबें पैदा करने में सक्षम थी।
इसके अलावा उसने पहले जो डायरी एंट्रीज दी थीं वो सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा थीं जिसमें ज़रूरी जानकारी थी। दूसरा, क्लाइंट को विश्वास नहीं था कि उसने दिए गए जवाबों से पूरी सच्चाई जान ली है। आखिर में वो इस बात पर भी निश्चित था कि वो प्राप्त हुए छोटे टुकड़ों से उसके पास की सिंप्लीफाइड चाइनीज़ को समझ नहीं सकती। आखिर उसने डिटेल ट्रांसलेशन नहीं दी, बल्कि कुछ शब्दों के वेग जवाब दिए थे। इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर उसने संदेह किया कि क्या बर्नाडेट अगले जो डायरी एंट्रीज प्रदान करने की योजना बना रही थी वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। वो ज्यादा की थे और एक खास राज या बेहद खास सवालों की तरफ इशारा करते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वो जवाब जानना चाहते हैं या नहीं। इस प्रकार ये बर्नाडेट वर्तमान में एक उलझन में है। ऐसा होने की संभावना है। मुझे आश्चर्य है कि एम्परर क्या लिखेंगे। इसके अलावा बर्नाडेट को एंट्री की महत्वता कैसे पता चलती है। मुझे मैम हर्मिट को अपने रिक्वेस्ट्स आगे भेजने का याद रखना चाहिए। सोच विचार में डूबे हुए एल्जर ने पहले ही लेनर्ड की तरफ देखना शुरू कर दिया था। मुझे माफ करना, फिलहाल तुम्हारे रिक्वेस्ट को पूरा करने वाले मिस्टिकल आइटम्स की कोई खबर नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है, ये सही है। सीक्वेंस 5 और 6 के मिस्टिकल आइटम्स शुरू से ही आम नहीं होते हैं। लेनर्ड ने समझते हुए सिर हिलाया। वो मूल रूप से बहुत सीधा बैठा था, लेकिन जब उसने देखा कि द मून और द मजिशियन इतने तनाव में नहीं हैं, तो वो भी आराम से हो गया, अपनी पीठ को सीधा करने की आवश्यकता को कम कर दिया। ये देखकर क्लाइंट ने द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो को कंट्रोल किया और कर्कश आवाज में बोला, मेरे पास एक मिस्टिकल आइटम है जो तुम्हारी ज़रूरतों को अलग अलग पहलुओं में सूट करता है। बस इतना है कि इसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे बचना मुश्किल है। क्या तुम इस पर विचार करना चाहते हो? उसका इशारा वर्ड ऑफ सी की तरफ था। क्लाइंट का कभी भी इस आइटम को लेनर्ड को बेचने का इरादा नहीं था, जिसे सील करने की लगभग ज़रूरत थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसका प्यारा कवि दोस्त वर्ड ऑफ सी के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गाने गाना जो दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नहीं करते, इस्तेमाल करने वाले को फिसलना या बिजली गिरने की आशंका से बचना आसान नहीं था। क्लाइंट सिर्फ ग्रे फॉग के ऊपर वर्ड ऑफ सी को एक अच्छा सबक सिखाकर ही इस्तेमाल कर सकता था, और विनर इन्यूनी को इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था ताकि वो प्रभावित ना हो। उसने यहां तक कि कमियों को भी अपने काम में आने वाली चीजों में बदल दिया था। लेकिन ये सोचकर कि लेनर्ड के अंदर सीक्वेंस 5 मरॉडर पैथवे एंजल पैरासिटाइज कर रहा है, क्लाइंट को एहसास हुआ कि लेनर्ड के पास समस्या को हल करने का साधन हो सकता है। इसलिए उसने आखिर में पूछताछ की, ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। लेनर्ड को विश्वास था कि क्लाइंट उसे धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने सटीक हालात को जानने का अपना इरादा व्यक्त किया। द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो ने द हैंग्ड मैन की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये टारगेट पर बिजली छोड़ सकता है। उसने मोटे तौर पर वर्ड ऑफ सी की बियॉन्डर शक्तियों और नेगेटिव इफेक्ट्स का वर्णन किया, जिसने लेनर्ड को माथे पर बल होने के बावजूद कुछ हद तक लुभाया। इसे सच में उड़ने के लिए एक डंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉलॉक पर भी मुझे उड़ने के लिए एक उपयुक्त स्पिरिट ढूंढनी पड़ेगी। इसके अलावा आक्रामक शक्ति सचमुच जबरदस्त है, काफ़ी खासियतें हैं, लेकिन 3 नेगेटिव इफेक्ट्स काफ़ी डरावने हैं। मुझे वापस जाकर ओल्ड मैन से पूछना होगा कि क्या ही के पास नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने का कोई साधन है। लेनर्ड ने कुछ सेकंड्स तक सोचा और फिर बोला, मैं इस पर विचार करने के लिए कुछ समय लूंगा। अगले हफ्ते जवाब दूं तो कैसा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो ने बिना हैरानी के जवाब दिया। जहां तक दूसरे सदस्यों का सवाल था, भले ही वो शुरुआत में दिलचस्प थे, उन सब ने वर्ड ऑफ सी के नेगेटिव इफेक्ट सुनकर कीमत के बारे में पूछने का ख्याल छोड़ दिया। इस पल द फूल क्लाइंट का दिमाग एक और मामले में केंद्र में था। वो सोच रहा था कि क्या उसे इस मौके का फायदा उठाकर एक वेयरहाउस क्लियरेंस सेल यानी गोदाम की सफाई सेल करनी चाहिए। वो सीक्वेंस 4 तक एडवांस कर चुका था और डेमीगॉड बनने के बाद उसके पास पहले की कई आइटम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अब ज्यादा उपयोगी नहीं थीं। मैं क्रीपिंग हंगर रख सकता हूं, मुझे इसे सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए रखना चाहिए। इसके अलावा ये सीक्वेंस 4 सेंट को ग्रेज कर सकता है, इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है और इसकी विभिन्न बियॉन्डर शक्तियों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। डेथ नेल का महत्व अब उतना नहीं है, लेकिन लीथल अटैक मोड एक्टिवेट करने के बाद ये फिक्स टारगेट पर एयर कैनन से ज्यादा डैमेज करता है। कम से कम मैं इसे सीक्वेंस 4 पर भी इस्तेमाल कर सकता हूं। हाँ, इसमें भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। क्लाइंट के मन में सबसे पहले जो 2 आइटम्स आए वो थे जिन्हें वो अक्सर इस्तेमाल करते थे। उनके दृष्टिकोण से जब तक उन्हें ज्यादा पावरफुल बुलेट्स मिलती हैं, वो डेथ नेल के साथ भयानक प्रभाव पैदा कर सकता है। एकमात्र समस्या ये थी कि ऐसी बुलेट्स हाई लेवल चार्म्स के बराबर थीं, जो आसानी से नहीं मिल सकती थीं। भले ही वो उन्हें खुद बनाने के लिए मटेरियल्स ढूंढता, उसे कुछ हाई लेवल एग्जिस्टेंस से प्रार्थना करते समय सफलता की संभावनाओं पर विचार करना पड़ता या क्या कोई बैकलैश हो सकता है।
इस पहलू पर क्लाइन ने कुछ प्लान सोचे। गॉडेस से प्रार्थना करना, स्नेक ऑफ मर्क्यूरी विल ऑसिप्टन से मदद मांगना, लेनर्ड के माध्यम से पैलेस जोरोस्ट की मदद लेना और ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टिकल स्पीस की शक्तियों का उधार लेकर लेनर्ड को मिशन के बहाने टिंगेन वापस जाने के लिए कहना, ताकि इटर्नल ब्लेजिंग सन के डिवाइन ब्लड की कुछ शक्तियों को 3078 द म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम से चुराया जा सके। फ्लेयरिंग सन बुलेट्स निश्चित रूप से ईविल स्पिरिट्स जैसे क्रीचर्स के लिए नेमेसिस हैं। मेरे पास ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टिकल स्पेस की शक्ति उधार लेकर मटीरियल्स का इस्तेमाल करने का कुछ आइडिया है। अमोन के वर्म्स ऑफ टाइम लक साइफन चार्म्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे वर्म्स ऑफ स्पिरिट को भी बियॉन्डर बुलेट्स में बदला जा सकता है। जहां तक ये कि ये कैसे किया जा सकता है, मुझे पैलेस जोरोस्ट से पूछना होगा। क्लाइन आगे आने वाली लेनर्ड के साथ चर्चा की प्रतीक्षा करने लगा। वर्म्स ऑफ स्पिरिट उन ट्रांसपेरेंट मैगेट्स का नाम था जो उसने दिया था। उसके बाद उसने दूसरे आइटम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर विचार करना शुरू किया। सनब्रोच, मेरे पास फिलहाल ऐसी शक्तियों और आइटम्स की कमी है। भले ही मैं स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर कंट्रोल का इस्तेमाल करके ईविल स्पिरिट से निपट सकता हूं, मैं इसे रख सकता हूं और अपने पेपर एंजल को एक और एडिशनल बदलाव करने की अनुमति दे सकता हूं। इसके अलावा मैं इसे समय समय पर डैनेट्स को भी उधार दे सकता हूं। फ्लावर ऑफ ब्लड, मैं इसे बेच नहीं सकता। टैरो क्लब में ऑरोरा ऑर्डर मेंबर्स नहीं हैं। मैं अपने मरियोनेट को इसे इस्तेमाल करते रहने दूंगा। एक एडिशनल जीवन होना एक एडिशनल आशा है। ग्रीन एसेंस, मैं इसे बेच सकता हूं। मैं अपनी बीमारियों को पहले ही ट्रांसफर कर सकता हूं। क्रीपिंग हंगर में भी एक डॉक्टर ग्रेज्ड है। मरलॉक कफलिंग, इसके लिए भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे अचानक इसकी शक्तियों की जरूरत पड़ती है तो मैं एक बड़ी मछली में बदल सकता हूं और लंबे समय के लिए मैं सिर्फ ग्रे फॉग के ऊपर जाकर सी गॉड स्टेफ का इस्तेमाल करके अपने आप को इसके असरों से मजबूत कर सकता हूं। ब्रोकन फिंगर, मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे कोई चाहेगा। इसके अलावा मैंने पूरी तरह से जांच नहीं की कि चूहे डेमीगॉड को क्यों सील किया गया था। ये काम आ सकता है। मेरे पास एक प्यूरिफाइंग बुलेट, 6 डेमन हंटिंग बुलेट्स और 2 एग्जॉसिज्म बुलेट्स बची हैं। मैं इन्हें रैंडमली इस्तेमाल कर लूंगा। मुझे इन्हें बेचने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल, उफ, मैं इतने समय से इसे बेच नहीं पा रहा हूं। ब्लैदरर्स ऑरा, इसे चार्म्स या बुलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं फिलहाल इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन यहां समस्या यह है कि क्या मैं डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स से प्रार्थना करूं? उसे ऑप्शंस की लिस्ट से काट दिया जा सकता है। मैं देखूंगा कि भविष्य में कोई रिप्लेसमेंट प्लान्स हैं। एक इंटेरोगेटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, एक लूनेटिक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, 15 मिलीलीटर 1000 फेस्ड हंटर का खून, 40 ग्राम स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर पाउडर और 6 पंखों वाले गार्गोयल की आंख। टैरो क्लब मेंबर्स को इनकी जरूरत नहीं है। मैं सी गॉड के भक्तों या रॉडस्टेड आर्किपेलागो में रेजिस्टेंस को इनाम दे सकता हूं। जैसे ही ये विचार उसके मन में चमका, क्लाइन ने तुरंत फैसला कर लिया। जहां तक सी गॉड स्टेफ, ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स और जायंट किंग्स कोट की जैसे कम से कम डेमीगॉड लेवल के आइटम्स का सवाल था, उसने उन्हें बेचने पर विचार नहीं किया। फिर उसने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो से कहा, मेरे पास 2 मिस्टिकल आइटम्स बिकने के लिए हैं। उनके लेवल्स रिलेटिवली कम है। कैटलिया ने तुरंत जवाब दिया, एक लो लेवल होना ये नहीं दर्शाता कि ये बेकार है। कई लो सीक्वेंस बियॉन्डर पावर्स सीक्वेंस 5 बियॉन्डर लड़ाइयों का रुख भी बदल सकती हैं। मैं इन दोनों मिस्टिकल आइटम्स की डिटेल्ड कंडीशन जानने में काफी दिलचस्पी रखती हूं। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया और मरलॉक कफलिंग और ग्रीन एसेंस के उपयोग और कमियों का वर्णन किया। जब वो पूरा कर चुके तो उसने बोला, मरलॉक कफलिंग 500 पाउंड्स में, ग्रीन एसेंस 1000 पाउंड्स में। जैसे ही उसने ये कहा, ऑड्री ने अपना हाथ उठाया। मैं मरलॉक कफलिंग खरीदना चाहती हूं। वो असल में दोनों खरीदना चाहती थी। आखिर उन दोनों मिस्टिकल आइटम्स के बहुत कम नेगेटिव साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन ये एमलिन खुद को रोक नहीं पाया और अपने हाथों को आपस में जोड़कर अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाकर और तिरछी और बैठी मिस मजिशियन से बोला, मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया है कि डेलेर फॉरेस्ट में प्राचीन छोड़ दिया गया कैसल एक आंतरिक टेस्ट था जो सैंग्विन ने मुझे दिया था, जिसने जरूरी हालत को छिपा दिया था। यह कहकर उसने महसूस किया जैसे उसके सीने से बोझ उतर गया हो। वो अब इतना संकोच या शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि वो मुश्किल परिस्थिति में था। उसने आसपास देखा और मैम हर्मिट और मिस्टर हैंगमैन की प्रतिक्रिया देखी। उसने महसूस किया कि उन्होंने इसकी अपेक्षा की थी। हैरानी के कोई संकेत नहीं दिखाए। ऐसा लगता है कि मिस मजिशियन ने इंटेल की समस्या का जिक्र किया था, तभी उन्हें आइडिया हो गया था। एमलिन ने चुपके से सिर हिलाया और मिस मजिशियन के जवाब देने से पहले जोड़ा, मुझे बहुत अफसोस है, मैं इंटेल फी के लिए आपको 300 पाउंड्स वापस कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको और 300 पाउंड्स दूंगा और मैं उस सैंग्विन को सजा दूंगा जिसने जानबूझकर जानकारी छोड़ दी थी।
भले ही मिस्टर मून हमेशा एक घुरूर भरा रवैया रखता है, वो गलती होने पर काफी ईमानदार है। उसने दोष दूसरे पर डालने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढा। लेकिन मैंने पहले ही एंशिएंट रेत का श्रापित आइटम और बचा हुआ स्पिरिचुअलिटी प्राप्त कर लिया है, तो मामला पहले ही खत्म हो गया है। उसने जानबूझकर मुझे और जियो को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा था। मुझे इतना ज्यादा कॉम्पेंसेशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्स को जियो की सलाह याद आई। उसकी तरफ देखे बिना उसने कहा, यह सिर्फ एक भूल का मामला है, कॉम्पेंसेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटेल फी वापस करना ही काफी है। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अचानक कुछ याद आया। चूंकि प्राचीन छोड़ दिया गया कैसल सैंग्विन का एक टेस्ट था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जियो और वो खुद सैंग्विन के निशाने पर थे? फॉर्स आखिर में खुद को रोक नहीं पाई और उसने जियो की तरफ देखा। उसने मिस जजमेंट को हल्का सा सिर हिलाते हुए पाया, ये बताते हुए कि उसने किसी को उन्हें मॉनिटर करते हुए नहीं देखा है। ये फॉर्स उलझन में थी और उसे ये समझ में नहीं आया। उसने फिर अपने विचारों को भटकने दिया। जब उसने तब की परिस्थिति याद की, हमने एक्सप्लोरेशन काफी समय बाद किया था। सैंग्विन तब तक अपना धैर्य खो चुके थे। टाउन के इनका बॉस प्राचीन छोड़ दिए गए कैसल के बारे में जानता था। क्या वो सैंग्विन भेस बदल कर था? ये सही नहीं है। कई स्थानीय लोगों को इस मामले के बारे में पता था, लेकिन वो जगह बहुत दूर थी और अंदर कुछ भी कीमती नहीं बचा था। इसलिए जब तक कोई शिकार पर ना हो, लोग आमतौर पर उस दिशा में नहीं जाते। ये सही नहीं है। अगर प्राचीन कैसल इतना खतरनाक था, तो बारिश से बचने के लिए उसे शेल्टर के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग पूरी तरह से ठीक क्यों हैं? वो सिर्फ इसे डरावना और थोड़ा डरावना बताते हैं। हाँ, सैंग्विन आमतौर पर उस पैसेज को सील कर देते थे जो अंडरग्राउंड जाता था। उन्होंने टेस्ट के लिए इसे खोल दिया। इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग का कुछ रूप था। चूंकि प्राचीन कैसल बहुत खतरनाक है, मॉनिटरिंग जंगल के बाहर की गई थी, ना कि अंदर। चूंकि शियो और मैं भटक गए, हम मॉनिटर्स के आसपास चक्कर काट गए और डिटेक्ट नहीं हुए। मिस्टर फूल ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। शायद ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। वापस जाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे ही फॉर्स के विचार तेजी से दौड़ने लगे, एमलिन ने कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है। उसने अतिरिक्त कॉम्पेंसेशन पर जोर नहीं दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कॉम्पेंसेशन का सबसे अच्छा रूप पैसे देने के बजाय अर्नेस्ट बोयार को सजा देना था। फिर उसने मिस मजिशियन का सजा के बारे में पूछने का इंतजार किया, ये आशा करते हुए कि वो इस मौके का फायदा उठाकर दूसरे टैरो क्लब मेंबर से पूछताछ कर सके। वो देखना चाहता था कि उसे कोई अच्छे सुझाव मिल सकते हैं। जहां तक फॉर्स का सवाल था, ये सोचकर कि ये सैंग्विन के लिए एक आंतरिक मामला था और भले ही वो एक शिकार थी, मिस्टर मून ने एक्शन के लिए कोई प्लान नहीं दिया था। उसने उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे जोर न देने का निर्णय किया। इसके बजाय उसने निष्कर्ष का इंतजार करने का फैसला किया कि क्या ये संतोषजनक था। वो महल जो एक विशाल व्यक्ति के निवास जैसा लगता था, शांत हो गया जब माहौल अजीब हो गया। ऑड्री ने अपने सामने देखा और बगल में देखा। अपने होंठ दबाते हुए उसने उत्साह से पूछा, मिस्टर मून, आप सैंग्विन को कैसे सजा देने की योजना बना रहे हैं? फुह! एमलिन ने चुपके से सांस छोड़ी जब उसने अनायास ही द वर्ल्ड की तरफ देखा। उसने ऐसा ऊंचे अधिकारियों के आदेश पर किया था। मुझे विश्वास है कि यह गलती उसके जीवन से भुगतान करने के लायक नहीं है। बातों के भीतर एमलिन ये इशारा कर रहा था कि मिस्टर वर्ल्ड को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मामले को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड को कोई आपत्ति न देखते हुए एमलिन ने अपनी नजर आगे डाली। मैं इस सैंग्विन को बैकलैंड में चर्च ऑफ अर्थ मदर के एक खास कैथीड्रल तक ले जाने की योजना बना रहा हूं। इतने सारे टैरो गैदरिंग्स में शामिल होने के बाद भले ही वो कुछ डिटेल्स के बारे में चिंतित नहीं हो सकता था, वो खुद से संबंधित मामलों को असली दुनिया में छिपाने की जरूरत जानता था। इसलिए उसने हार्वेस्ट चर्च का जिक्र नहीं किया। चर्च ऑफ अर्थ मदर का बैकलैंड में सिर्फ एक कैथीड्रल है, वो हार्वेस्ट चर्च है। बाकी सब बाहरी इलाकों और आसपास के गांवों में है। लियोनार्ड ने अपनी हंसी रोकी और ऊपर डोम की तरफ देखा। आप उस सैंग्विन को चर्च ऑफ अर्थ मदर के बियॉन्डर्स द्वारा शुद्ध करवाना चाहते हैं? फॉर्स हैरानी में बोल पड़ी। उसके दृष्टिकोण से यह सीधे उस व्यक्ति को मार देने से अलग नहीं था। एमले ने एक पल के लिए बोलने में असमर्थ था। उस पल कटलेया ने टोका, चर्च ऑफ अर्थ मदर की सैंग्विन को चर्च में शामिल करने, उनकी आस्था को बदलने और उन्हें प्रीस्ट या बिशप बनाने की आदत है। मैं समझ गई। विचारों में डूबी ऑड्री ने मिस्टर मून को बिना उसे पता चले देखा। उस सैंग्विन को क्लेरिजन का मेंबर बनाना, कैथीड्रल में रोजाना प्रार्थना करना और वॉलंटरी काम करना, ताकि दिल को साफ किया जा सके। वो बहुत लंबे समय तक ये करता रहेगा। मिस्टर मून का सजा का प्लान सच में बहुत खराब है, लेकिन मुझे ये पसंद आया। उस आदमी ने लगभग मुझे और जियो को दरवाजे के पीछे की भ्रष्ट शक्तियों की वजह से एंशिएंट रेत्स बना दिया।
फॉर्स तुरंत दिलचस्प महसूस करने लगी जब उसने पूछा, मिस्टर मून, आप सैंगविन को अर्थ मदर के कैथीड्रल में कैसे लुभाने की योजना बना रहे हैं? क्या आपने कोई प्लान बनाया है? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। आपको सावधान रहना होगा। आपको उसे सजा देने के लिए अर्थ मदर के कैथीड्रल में प्रवेश नहीं करना है। तब तो आपको सिर्फ मिस्टर फूल से मदद मांगनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये शायद वही हो जो मिस्टर फूल चाहते हैं, उन्हें अर्थ मदर के अंदर किसी को रखने की इजाजत देते हुए। ये कहकर फॉर्स ने चुपके से जोड़ा। ये सुनकर लियोनार्ड हंसने ही वाला था। वो पूरी तरह से निश्चित था कि मिस्टर मून हार्वेस्ट चर्च का एमलिन वाइट है। साफ है ये सैंगविन पहले ही अर्थ मदर का प्रीस्ट है। ये थोड़ा डूबने वाले व्यक्ति के दूसरों को खींचने जैसा है। लियोनार्ड ने अपनी हंसी रोकी, द वर्ल्ड की तरफ देखा और उसका पूर्व सहकर्मी परेशान नहीं लगा। वो अत्यंत गंभीर दिखाई दिया। वो खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा, क्या ये क्लाउन की शक्ति है या ये ऐसी हालत है जिसके क्लेन आदी हो चुके हैं। लंबे धब्बेदार टेबल के छोर पर द फूल क्लेन ने लगभग अपना मुंह ढक लिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एमलिन इतना क्रिएटिव होगा। ये थोड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा था, फिर भी थोड़ा अलग है। आखिर एमलिन के लिए इस बारे में जानना जरूरी नहीं था। क्लेन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया जब उसने उत्साह से विकास का इंतजार किया। उसने अपने पिछले ट्रीटमेंट सेशन के दौरान मिस जजमेंट की सलाह को हमेशा याद रखा था कि हमेशा एक मोटा मास्क ना पहने। उसने मौका मिलने पर ऐसा करने की पूरी कोशिश की ताकि एक स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाई रखी जा सके। मिस मजिशियन के चिंता भरे शब्दों को सुनकर एमलिन को और भी अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वो रोजाना अर्थ मदर के कैथीड्रल में दिन में कई बार जाता था। वो असहज महसूस करता था भले ही वो वीकेंड्स छोड़ दे। उसने अपना गला साफ किया और बोला, मेरे पास फिलहाल कोई सोची समझी योजना नहीं है। मैं आप सभी से कुछ सुझाव लेना चाहता हूं। हाँ, मैं आशा करता हूं कि हमारी बहुत तेज लड़ाई ना हो। मामले को बढ़ाने से रोकना मुश्किल है और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी पहचान सीधे एक्सपोज हो जाए। मिस मजिशियन, आपकी भागीदारी के बारे में कोई समस्या नहीं है, पर हम निश्चित रूप से एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसकी पहचान को सीधे एक्सपोज ना करने का विचार ये था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अर्नेस्ट बोयार और दूसरे सैंगविन अनुमान लगा सकते हैं कि उसने ऐसा किया। ये उनमें डर और आदर पैदा करने का एक तरीका था, लेकिन ये सबसे अच्छा था कि कोई स्पष्ट सबूत ना हो। फॉर्स ने संक्षिप्त में जवाब दिया, जैसे उसने टैरो क्लब के दूसरे अनुभवी सदस्यों की नकल की। पहले आपको हमें बताना होगा कि वो सैंगविन लगभग किस सीक्वेंस पर है और वो किस में अच्छा है। एमलिन पहले से ही तैयार था जब उसने जवाब दिया, ये सीक्वेंस 5 के बराबर है। वो काफी अनुभवी है और फुल मून के इफेक्ट्स पैदा करने में अच्छा है। फुल मून के इफेक्ट्स? फॉर्स हैरान रह गई जब उसने मुंह खोला पर एक शब्द नहीं बोल पाई। एमलिन के इंट्रोडक्शन पूरा करने के बाद फॉर्स ने एक खोखली हंसी के साथ कहा, मुझे याद है कि मेरे पास दूसरे मामले हैं जिन पर ध्यान देना है। शायद मेरे लिए इस मामले में भाग लेना उचित नहीं होगा। जब वो फुल मून जैसी हालत में होती तो उसे मिस्टर डोर की बकवास सुनाई देती, और इसका मतलब ये था कि उसे टारगेट द्वारा तुरंत गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता। उसकी सारी लड़ाई की शक्ति खत्म हो जाती। एमलिन हल्का सा परेशान हुआ। मिस मजिशियन के रवैये में अचानक बदलाव से नाखुश था। इस पल शियो, जो चुपचाप सुन रही थी, ने कहा, मैं भाग ले सकती हूं, मुझे शिकार का सिर्फ एक हिस्सा चाहिए। मिस जजमेंट का लहजा बहुत पक्का है। ऐसा लगता है कि वो बदला लेना चाहती है। एमलिन ने चुपके से खुद से बुड़बुड़ाया और मैम हर्मिट और मिस्टर हैंग्ड मैन की तरफ देखा, सिर्फ ये पाने के लिए कि उनका फिलहाल बोलने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगता था कि वो देखना चाहते थे कि टैरो क्लब के बैकलाइन मेंबर्स किस तरह का प्लान बना सकते हैं। चूंकि इसमें उसके दोस्त शामिल थे और ये पहला मिशन हो सकता था जिसमें टैरो क्लब के मेंबर्स एक ही समय में भाग लें, ऑड्री काफी दिलचस्प थीं। कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद उसने सोच विचार में कहा, मैं उस सैंगविन को हिप्नोटाइज कर सकती हूं, उसे अर्थ मदर के कैथीड्रल में खुद प्रवेश करने की अनुमति दे सकती हूं, लेकिन खुद को एक्सपोज ना करने और सफलता की ऊंची संभावना सुनिश्चित करने के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि जब मैं उसे हिप्नोटाइज करूं तो वो एक खोए या आधे मदहोश हालत में हो। मिस्टर मून, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एमलिन अपनी शक्तियों और आइटम्स का संक्षिप्त में वर्णन कर रहा था ताकि कोई समाधान सोचा जा सके। जब लियोनार्ड अचानक हंसा, ये आसान है, पर मैं सिर्फ उस सैंगविन को बेहोश करने के लिए जिम्मेदार होऊंगा। ऑफ कोर्स ये शर्त है कि पर्याप्त इंटेल हो, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक्शन कैसे लेते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, शियो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन में अच्छी हूं, आप इंटेल मामले मुझे छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले मिस्टर मून को मुझे उस सैंगविन का नाम, पता और रूपरेखा बताना होगा। ठीक है, एमलिन ने राहत की सांस ली। फिर वो थोड़ा खोया हुआ बोला, तो इन सब में मेरा क्या हिस्सा है? द मून का सवाल सुनकर
टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स को एहसास हुआ कि सजा का मुख्य इंस्टिगेटर आखिर में कुछ नहीं करने वाला था। तय किए गए प्लान के अनुसार उसे सिर्फ नाम, पता और रूपरंग प्रदान करना था और फिर नतीजे का इंतजार करना था। मिस जजमेंट टारगेट के पैटर्न्स का पता लगाने के लिए ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन के प्रभारी थीं। मिस जस्टिस और मिस्टर स्टार फिर फीडबैक के आधार पर एक उपयुक्त लोकेशन चुनते, जहां मिस्टर स्टार सैंग्विन को बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए बेहोश कर देता। मिस जस्टिस फिर इस मौके का फायदा उठाकर एक हिप्नोटिज्म एक्ट पूरा करती और टारगेट को पहले से तय किए गए लोकेशन की तरफ भेज देती। इस पूरी प्रक्रिया में द मून के लिए कुछ नहीं था। ऑड्री ने सोच विचार किया और बोला, मिस्टर मून, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हिप्नोटाइज सैंग्विन कैथीड्रल तक जाते समय किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, बिना किसी संघर्ष या बचाव के। ये कहते हुए ऑड्री को अचानक प्लान में एक समस्या महसूस हुई, जिसे उसने जल्दी से जोड़ा। अगर वो सैंग्विन चर्च ऑफ मदर अर्थ के प्रति बहुत प्रतिरोधक है, तो हिप्नोटिक इफेक्ट्स उतने असरदार नहीं होंगे। इसलिए मैं इस पॉइंट से बचने की योजना बना रही हूँ, अगर संभव हो तो। मैं उसमें एक ऐसे टारगेट को पकड़ने का विचार डालूंगी जिससे वो नफरत करता हो, ताकि वो पीछा करते समय ये महसूस ना कर सके कि वो निर्धारित कैथीड्रल में प्रवेश कर रहा है। आपको उसकी नफरत का टारगेट क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसके लिए आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक दूरी बनाए रखने की जरूरत होगी, बिना पकड़े गए। कोई समस्या नहीं है, एमलिन ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। ड्यूक ओल्मर द्वारा सीक्वेंस 5 आर्टिफिशियल वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के मानसिक भ्रष्टाचार को हटाने के साथ एमलिन को विस्काउंट बनने के लिए सिर्फ फुल मून तक इंतजार करना था। ये उसे अर्नेस्ट बोयार के बराबर कर देगा, और ये मौका अगले हफ्ते अवेलेबल था। जब ऐसा होगा, उसे विश्वास नहीं था कि एंसेस्टर्स लिंक से लेस होने पर उसे उसके जैसे ही एक विस्काउंट द्वारा पकड़ा जा सकेगा। अगर सच में काम नहीं करता तो मैं मिस मैजिशियन की स्पेल बुक उधार ले सकता हूं। मुझे याद है कि विंड डोमेन में शक्तियां हैं। एमलिन काफी आश्वस्त था। बगल में लियोनार्ड को मिस जस्टिस और मिस्टर मून की बात सुनकर एक अजीब डर महसूस हुआ। उसके लिए चाहे कितनी भी डरावनी हो, सीधी लड़ाई अपनी मर्जी के खिलाफ बिना एहसास किए कुछ करने के डर के मुकाबले में कुछ नहीं थी। वो कुछ पलों के लिए रुका और फिर एमलिन द्वारा उठाए गए दूसरे प्रॉब्लम का जवाब दिया। मेरा भुगतान मिस जजमेंट जैसा ही है। मुझे स्पॉइल्स ऑफ वॉर का एक हिस्सा चाहिए। लियोनार्ड के लिए इस पूरे मामले में उसे टारगेट को सपने में खींचना था, इससे पहले कि वो चला जाए। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि ऑपरेशन सफल हो या कोई दुर्घटना हो। ये एक कॉफी शॉप में जाकर एक कप देसी कॉफी ऑर्डर करने जितना आसान था। एकमात्र चीज जिसे उसे ध्यान में रखना था, वो खुद को एक्सपोज ना करना था। इसलिए वो खुद को एडवांस पेमेंट मांगने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। आखिरी स्पॉइल्स ऑफ वॉर से एक कट प्राप्त करने की योजना बना रहा था। इसके अलावा उसे विश्वास था कि टैरो क्लब के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाने के लिए ये एक जरूरी चीज थी। उसे ऐसे मामलों पर छोटे मोटे विवाद नहीं करने चाहिए। ऑड्री ने अपना सिर घुमाया और जियो की तरफ देखा, उससे पहले कि अपनी नजर वापस ले ले। मुस्कुराहट दिखाते हुए उसने कहा, मेरा रिक्वेस्ट मिस्टर स्टार और मिस जस्टिस जैसा ही है। मैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर का एक चौथाई लूंगी। वास्तव में वो भुगतान के लिए जोर नहीं दे रही थीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सैंग्विन ने टैरो क्लब के एक सदस्य और उसके 2 दोस्तों को परेशान किया था। उसे सजा देना एक ऐसी चीज थी जिसे वो खुद से अपेक्षा रखती थीं। उसने स्पॉइल्स ऑफ वॉर का एक हिस्सा क्यों लिया, इसका कारण मिस्टर मून की भावनाओं को ध्यान में रखना था। उसे डर था कि उसकी स्वयंसेवी मदद घुरूरी सैंग्विन को शर्मिंदा और गुस्सा कर देगी। इसके अलावा मिस्टर मून के पास पैसे नहीं हैं, तो भुगतान स्पॉइल्स ऑफ वॉर ही हो सकता है। ऑड्री ने चुपके से जोड़ा। भले ही उसने जानबूझकर गिनती नहीं की थी, पर उसकी डिटेल्स पर ध्यान देने की क्षमता और एक स्पेक्टेटर की याद के आधार पर उसे विश्वास था कि मिस्टर मून, जिसने सीक्वेंस 5 आर्टिफिशियल वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खरीदने में 5000 पाउंड्स खर्च किए थे, उसकी वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उसे कमाई गई इंटेल फी को वापस करना पड़ा था। 4 पार्टिसिपेंट्स, हर एक को स्पॉइल्स ऑफ वॉर का एक टुकड़ा मिल रहा है। ये बहुत न्यायिक है। एमलिन ने सिर हिलाया और आसपास देखा। कोई और सुझाव? फॉर्स ने विश्वास ना करते हुए पूछा। क्या ये इतना आसान है? वो सीक्वेंस 5 के बराबर का एक सैंग्विन है। आपने जो प्लान बनाया है वो बहुत आसानी से सफल हो जाएगा, ऐसा लगता है। उसके मन में सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स अनअफिलिएटेड बियॉन्डर्स में सबसे मजबूत थे। कुछ तो गैदरिंग्स के होस्ट भी थे। यहां तक कि शक्तिशाली पायरेट एडमिरल्स भी उसी सीक्वेंस के थे। पर अब द स्टार और दूसरों की बातचीत में ऐसे सीक्वेंस 5 को इतनी आसानी से खत्म किया जाना था। कोई मुश्किलें नहीं लगती थीं। उसका सवाल सुनकर लियोनार्ड ने सोचा और बोला, जब तक उस सैंग्विन के पास मेरी शक्तियों का विरोध करने वाले कोई आइटम्स नहीं हैं, भले ही वो सीक्वेंस 5 के बराबर हो, मैं निश्चित रूप से उसे कुछ समय के लिए बेहोश कर दूंगा। ये सिर्फ मिस जस्टिस पर निर्भर करता है कि वो इस मौके को कैसे पकड़ती हैं।
अगर मैं लोकेशन व्यवस्थित करूं और समय से पहले तैयारी करूं तो मैं ठीक रहूंगी, ऑड्री ने पुष्टि के लहजे में जवाब दिया। वो असल में थोड़ी बेचैन थी। आखिर ये उसकी पहली बार लड़ाई में शामिल होना था, पर उसकी बियॉन्डर शक्तियों और पाइकोलॉजिकल मिस्टिसिज्म के ज्ञान पर विश्वास ने उसे ये शब्द विश्वास से कहने की अनुमति दी। जवाब सुनकर फॉर्स को अचानक अपना दिमाग थोड़ा भटकता हुआ महसूस हुआ। बिना एहसास किए मिस्टर वर्ल्ड के अलावा टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स में भी सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स को खत्म करने की क्षमता है। ये सही है, मिस जस्टिस पहले से ही एक सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट हैं। उसी लेवल के एक बियॉन्डर के सहयोग से सीक्वेंस 5 बियॉन्डर को हिप्नोटाइज करने की सच में काफी ऊंची संभावना है। जैसे ही एमलिन को लगा कि ये मामला बिना किसी और सवाल को उठाए सिलझ गया, एल्जर जो बगल से ऑब्जर्वेशन कर रहा था बोला, एक गुप्त संगठन के सदस्य के रूप में मेरा विश्वास है कि हर चीज को एक गहरे लेवल पर विचारा जाना चाहिए। हाँ? एमलिन और लियोनार्ड ने मिस्टर हैंगडमैन की तरफ उलझी हुई नजर से देखा। ऑड्री और जियो हैरान हो गए उससे पहले कि उन्हें कुछ एहसास हो। एल्जर ने अपना गला साफ किया और डेरेक की तरफ देखा। चूंकि डेलेर फॉरेस्ट का छोड़ा गया प्राचीन कासल एक टेस्ट था, तो ये स्पष्ट सैंग्विन भी एक टेस्ट क्यों नहीं है? बिल्कुल, मैं जानता था कि मिस्टर हैंगडमैन चेतावनी देंगे। द फूल क्लेन ने द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो को सिर हिलाने के लिए कंट्रोल किया। कैथलिया ने फिर द हैंगडमैन की तरफ स्वीकृति और सहमति की नजर से देखा। ये एमलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं, जवाब देने में असमर्थ था। एक पल में उसने खुद को बहुत लापरवाह पाया। लियोनार्ड हैरान हो गया। तुरंत उसे एहसास हुआ कि वो बहुत बिखरा हुआ था। उसने डिटेल्स को पूरी तरह से समझे बिना और किसी भी गुप्त जोखिम पर विचार किए बिना खुद को शामिल कर लिया था। दरअसल ये स्टाइल उसके एक ऑफिशियल बियॉन्डर होने की पहचान और उसकी सोच प्रक्रियाओं से संबंधित था। मिस्टर हैंगडमैन से यही अपेक्षा थी। ऑड्री ने किसी और चीज पर ध्यान दिया जब उसने पूछा, तो हमें सजा छोड़ देनी चाहिए और तब एक्शन लेना चाहिए जब सैंग्विन गुप्त निगरानी नहीं बना पाते? एल्जर ने हंसकर बोला, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मिसडायरेक्शन के कुछ एक्ट्स ही काफी होंगे। उसने फिर एमलिन की तरफ देखा और बोला, पहले सैंग्विन की इन्वेस्टिगेशन बैकलैंड में बाउंटी हंटर्स को सौंप दो। उनके मौजूदगी का इस्तेमाल मिस जस्टिस के कामों को छिपाने के लिए करो। दूसरा, जब लोकेशन तय कर रहे हो तो कोशिश करो कि ये किसी ऑर्थोडॉक्स डेटी के कैथीड्रल के पास हो। ये आगे होने वाले किसी भी डिविनेशंस को प्रभावी रूप से व्यवधान करेगा। तीसरा, मिस जस्टिस और दूसरों के एक्शन लेने से पहले आपको कुछ ऐसा करना होगा जो किसी को संदेह में डाल दे पर आंखों को अच्छा ना लगे। ऐसा दिखाओ कि आप कहीं और बदला लेंगे, ताकि गुप्त मॉनिटर की आंखों को दूर आकर्षित किया जा सके। ये पहले पॉइंट के साथ मिलाया जाता है। चौथा, सैंग्विन के सफलतापूर्वक हिप्नोटाइज होने के बाद ही आप बेट बने। ये कहकर एल्जर रुका। अगर डेमीगॉड लेवल पर एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी के इफेक्ट्स वाले आइटम या चार्म का एडिशन हो तो यह पूरा मामला निर्दोष होगा। ऑफ कोर्स, मिस जस्टिस, मिस्टर स्टार, आपको ऑपरेशन के दौरान भेस बदलना होगा, बिना किसी निशान छोड़े। इस भाषण ने अधिकतर मेंबर्स को हैरान कर दिया, खासकर डेरेक को। वो खुद को रोक नहीं सका और अपना सम्मान और आश्चर्य दिखाया। भले ही उसके पास इस सजा ऑपरेशन में भाग लेने का कोई साधन नहीं था, लेकिन टैरो क्लब के एक सदस्य के रूप में वो खुद को ऐसे मामलों के बारे में चिंतित और विचार करने से रोक नहीं पाया जिन्हें स्पष्ट सोच की जरूरत थी। उसने मिस्टर मून और कंपनी के ओरिजिनल प्लान में कोई समस्या नहीं देखी थी, तो अब मिस्टर हैंगडमैन की ऐसे मामलों में क्षमता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। एमलिन ने सोचा और बोला, आपका मतलब है कि मैं मिस जस्टिस और मिस्टर स्टार के गुप्त ऑपरेशन को छिपाने के लिए सजा का एक ऊपरी रूप इस्तेमाल करूं? ये ऐसा है जैसे मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैं एक कॉफी शॉप छोड़ने के बाद एक स्क्वायर के एक खास नुक्कड़ पर एक्शन लूंगा, सारा ध्यान आकर्षित कर लूंगा, पर असल में मिस जस्टिस और कंपनी ने कॉफी शॉप के अंदर बिना किसी को एहसास किए हिप्नोसिस पूरा कर लिया होगा। एल्जर ने धीरे से सिर हिलाया। ये सही है, मैंने कुछ नया सीखा। मिस्टर हैंगडमैन सच में एक अनुभवी बियॉन्डर हैं। अब समस्या यह है कि हम डेमीगॉड लेवल पर एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी इफेक्ट्स वाले आइटम या चार्म कहाँ ढूंढें? लियोनार्ड को भी महसूस हुआ कि उसने खुद को बहुत ज्यादा समृद्ध कर लिया है। उसे खुद के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक एंजल दादा था। फॉर्स ने एक आवाज निकाली उससे पहले कि बोले, मैं लेमानोस ट्रैवल्स उधार ले सकती हूँ, उस पर एंजल्स एम्ब्रेस है। मैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर का एक हिस्सा भी ले सकती हूँ। ये कहते हुए उसने चुपके से द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो की तरफ देखा। राहत की सांस ली जब उसने देखा कि ये जेंटलमैन चुप हैं। उसकी जानकारी के बिना द फूल क्लेन का एक बहुत आसान विचार था, एंजल्स एम्ब्रेस। ये पेपर एंजल से बहुत बेहतर लगता है। सजा ऑपरेशन आखिर में कंफर्म हो जाने पर ऑड्री ने बिना किसी संकोच के आसपास देखा। मैंने पिछले हफ्ते साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के काउंसलर हुइन रैम्बिस से मिली थी। क्या? हुइन रैम्बिस साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का एक काउंसलर है? लियोनार्ड हैरानी में बैठ गया।
उसे तुरंत आर्चबिशप को रिपोर्ट करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम इकट्ठा करने की इच्छा हुई। ये एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड था। लगभग सहज रूप से लियोनार्ड ने टेबल के चारों ओर देखा और महसूस किया कि टैरो क्लब के किसी भी दूसरे सदस्य ने हैरानी का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वो ध्यान से सुन रहे थे। वो ये पहले से जानते थे। ये सही है, ये मेरा सिर्फ दूसरा गैदरिंग है। मुझे कई चीज़ों के बारे में जानने का मौका नहीं मिला है। यहाँ एक्सचेंज किए जाने वाले राज निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हैं। लियोनार्ड ने अपनी नज़र वापस ली और अपनी मून बैठने की मुद्रा में लौट आया। थोड़ा रुकने के बाद ऑड्री ने शियो की तरफ देखा, जो उससे 2 सीट दूर बैठी थी, उससे पहले कि वो अपनी नज़र मिस्टर हैंगमैन पर डाले। उसने आगे कहा, उसने मुझे अलग अलग नोबल से इंटरैक्ट करने और अलग अलग मामलों पर उनके असली रवैये को समझने के लिए क्यों देने की कोशिश की। मैं फिर उन्हें उनके बारे में इन्फॉर्म कर देती। शुक्र है मिस्टर फूल ने मुझे एक एंजल का ब्लेसिंग दिया था, इसलिए मैं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? आप तो एंजल से ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं। लियोनार्ड ने हैरानी से एक बार और आसपास देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जाहिर है उसे इस बात पर हैरानी नहीं थी कि मिस्टर फूल के पास हिम के नीचे कुछ एंजल्स मौजूद थे। आखिर डेथ काउंसिल से संबंधित नाम और टाइटल वो था जिसे उसने कई बार सुना था। उसे तो बस हैरानी ये थी कि टैरो क्लब मेंबर्स उस लेवल पर मदद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसने इस गुप्त संगठन को एक नई नज़र से देखा, उससे और ज्यादा प्रभावित हुआ। इस दौरान शियो ने कुछ कीवर्ड्स को गौर से पकड़ा। नोबल, साइकोलॉजी, एल्केमिस्ट्स। इसे मिस जस्टिस की धुंधली आकृति के ब्लॉन्ड हेयर, एमरल्ड ग्रीन आइज से मिलाकर उसने इसे एक खास दोस्त से जोड़ना शुरू कर दिया, ऑड्री हॉल। लेकिन वो निश्चित नहीं हो सकती थी, क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर, ब्लैक हेयर, ब्लू आइज और ग्रीन आइज लोएन नोबल्स में आम थे। लोगों के पास बस अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स ने नोबल सर्कल्स में कितने मेंबर्स विकसित किए थे। इसलिए शियो ने देखे गए लक्षणों से सीधे मिस ऑड्री पर इशारा नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने एक गहरी लेवल का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की, एल्गर ने कहा, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विभिन्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज अपने भक्तों को, जो काफी महत्वपूर्ण स्टेटस रखते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रदान करते हैं। वो उन्हें असैसिनेशन या हिप्नोसिस से रोकते हैं। ये 1000 साल के इतिहास में बनाए गए अनुभव से आता है। इसे इतनी आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। एक और एंगल से, अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स सच में नोबल्स को सिर्फ हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं, तो देश पर शासन करने वाली रॉयल फैमिली और 3 चर्चेज नहीं होंगे। स्पष्ट है, वास्तविकता इसके विपरीत है। हाँ, जैसा कि आपने कहा, हेवन रैम्बस ने आपको सिर्फ अलग अलग नोबल्स के अलग अलग मामलों पर असली रवैये को ऑब्जर्व करने के लिए क्यों दिया। इसका मतलब है वो खुद को काफी रोक रहे हैं, कुछ ज्यादा ओवरबोर्ड करने से डरते हैं। ये खुद को कोई क्लू छोड़ने से रोकने के लिए है। इसके अलावा नोबल्स में आपका असली स्टेटस सिर्फ पेरिफेरी में होना चाहिए। आपके पास सीधे विभिन्न राजनीतिक मामलों में शामिल होने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए इसके विपरीत आप पर प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग उतनी सख्त नहीं होगी। ये भी एक कारण है कि हेवन रैम्बस ने आपको टारगेट किया। मिस्टर हैंगमैन का विश्लेषण सच में डिटेल्ड है। भले ही वो अक्सर लिटिल सन और दूसरों को पढ़ाते थे, वो चुपके से इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ना कुछ हासिल करते थे। ये चाह रखते थे कि वो फीडबैक से और ज्यादा उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। पहले के सजा ऑपरेशन के सुझावों के लिए भी यही था। ध्यान से सोचने पर उनकी बदलाव काफी समय से हो रही है, बस वो पहले इतना स्पष्ट नहीं था। मैंने तो इसे छूप भी दिया। ऑड्री का प्रोफेशनलिज्म उत्तेजित हुआ जब उसने जल्दी से द हैंगमैन का मानसिक विश्लेषण किया। उसने जल्दी ही एक थ्योरी बनाई, संदेह करते हुए कि मिस्टर हैंगमैन टैरो क्लब के अंदर अपनी स्टैंडिंग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मैम हर्मिट टैरो क्लब में शामिल हुई हैं और समुद्र में अपने संसाधनों और चैनल्स को प्रदर्शित किया है, मिस्टर हैंगमैन अनजाने में खुद को उनसे अलग करने की दौड़ में परिवर्तित होने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिजन के साथ समस्याएं आने से पहले ये परिवर्तन इतना स्पष्ट नहीं था। यहां तक कि मिस्टर हैंगमैन को भी एहसास नहीं हुआ था। ये हाल ही में हुआ है कि उन्हें आखिर में एहसास हुआ और उन्होंने इसे सच माना। वास्तव में टैरो क्लब में अपनी स्टैंडिंग बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना एक पहलू है, लेकिन पूरे ग्रुप को मदद प्रदान करना एक दूसरा पहलू है। ऑड्री का दिमाग तेजी से दौड़ा जब उसने अपना ध्यान वर्तमान विषय पर वापस डाला। उसने कुछ पलों के लिए सोचा और अवचेतन रूप से उसका लहजा गंभीर हो गया। क्या इसका मतलब ये भी है कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के पास महत्वपूर्ण नोबल्स के लिए निगरानी, कंट्रोल और मार्गदर्शन के कुछ लेवल्स होंगे? ये वो चीज थी जिसके बारे में उसने लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के ऑफिस में सोचा था। उसने अवचेतन रूप से एक सीन बनाया था जो इस मामले पर उसकी चिंताओं को प्रस्तुत करता था। साइकोलॉजी ने जो एलिमेंट्स वो ऐसी हालत में ड्रॉ करती थी, अक्सर किसी खास चीज को इशारा नहीं करते थे। ये ज्यादा अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट अभिव्यक्ति जैसा था। कोल्ड आइज ज्यादातर उसे और उसके परिवार को मॉनिटर और कंट्रोल करने वाले लोगों के प्रति उसके डर को दर्शाता था।
अपने अवचेतन ड्राइंग को मिलाकर हविन रैम्बस के क्यूइंग की उसकी चिंता और एवरनाइट के चर्च में मास के सेलिब्रेंट जहां उसके माता पिता जाते थे, बैकलैंड का आग बिशप होना। ऑड्री की व्याख्या ये थी कि वो ना सिर्फ साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के हिप्नोसिस और क्यूज से डर रही थी, बल्कि वो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस से भी डर गई थी। वो निश्चित नहीं कर सकती थी कि क्या वो सीधे अपनी बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल ऊंची स्टैंडिंग वाले अरिस्टोक्रेट बिलीवर्स में विचार भरने के लिए करेंगे, ताकि उन्हें ऐसे कामों को करने के लिए मार्गदर्शित किया जा सके जो उनकी असली मर्जी का उल्लंघन करते हैं। ये ऑड्री के लिए अपवित्र और विद्रोही था, जिसे बचपन से ही ऑर्थोडॉक्स शिक्षा मिली थी। इसलिए वो तब तनाव में आ गई थी, तुरंत उस ड्राइंग को जला दिया था। मिस जस्टिस का सवाल सुनकर एल्गर ने नाक सिकोड़ी। क्या ये बहुत नॉर्मल नहीं है? मानव समाज में रहते समय किसी को निगरानी, कंट्रोल और मार्गदर्शन के एक खास लेवल को स्वीकार करना पड़ता है। मैं जानता हूं आपको किस बात का डर है, पर इसके बारे में सोचो। किसी को अपनी स्टैंडिंग से प्रदान की गई शक्ति का इस्तेमाल करके, पैसा और हथियारों का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल और गाइड करने और बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा ही करने की तुलना करो। मूल रूप से क्या कोई फर्क है? फर्क यह है कि एक जानता है कि वो ये नहीं करना चाहता, पर उसे करना पड़ता है। दूसरा यह है कि उनके पास ऐसा करने की अनिच्छा के विचार भी नहीं होते। ऑड्री ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, इसका मतलब है अपने मन और विचारों की आज़ादी खोना। यह सबसे डरावना है। एल्गर एक बार और हंसा। एक पूरी तरह से स्वतंत्र मन और विचार कैसे हो सकते हैं? अपनी आस्था और विश्वास चुनकर आप स्वाभाविक रूप से अपनी आस्था और विश्वास से बंध जाते हैं। हाँ, चलो सिर्फ लोइन किंगडम पर ध्यान देते हैं। 3 चर्चेस बराबर हैं और रॉयल फैमिली के साथ ये एक दूसरे के बीच एक संतुलन पैदा करता है। अगर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक हो जाता है, तो वो भक्त आसानी से अपनी आस्था चर्च ऑफ एवरनाइट में बदल सकता है। इसलिए अधिकतर परिस्थितियों में ऑर्थोडॉक्स चर्चेज महत्वपूर्ण भक्तों को मार्गदर्शित करने के लिए बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी स्टैंडिंग और एक धर्म के रूप में विश्वास का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। संतुलन। ऑड्री ने इस शब्द पर विचार किया। उसने किंगडम के ऊंचे सर्कल्स और पूरी दुनिया की एक नई समझ प्राप्त की। ये वो चीज थी जिसके संपर्क में वो पहले आई थी, लेकिन इस शब्द को कभी गहराई से नहीं समझा था। इस पल उसके कई विचार परिपक्व हुए। आपके इस व्याख्या के लिए धन्यवाद मिस्टर हैंगमैन। ऑड्री ने ईमानदारी से उसे एक सम्मान सूचक टाइटल से संबोधित किया। तो मुझे हेवन रैम्बस के साथ कैसे पेश आना चाहिए? एल्गर ने शांति से बोला। उसके साथ समस्या कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप में उसे घुमाने की पूरी क्षमता है। आप उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकती हैं, जबकि कोर सीक्रेट्स को दिल में रखती हैं। आप इस मौके को पोषण फॉर्मूलाज और यहां तक कि उनके बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स को प्राप्त करने के लिए ढूंढ सकती हैं। कुछ समय बाद जब उसमें करस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे, तो आप स्ट्रैटेजीज को बदलने पर विचार कर सकती हैं। ऑफकोर्स आप बहुत लापरवाह नहीं हो सकती। ड्यूक नेगन इस गलती का एक उदाहरण है। जैसे ही उसने ये कहा, लंबे धब्बेदार टेबल के नीचे बैठे हुए द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो ने मिस जस्टिस की तरफ देखा। उसने कर्कश मुस्कान के साथ कहा, जब समय आएगा तो भले ही हविन रैम्बस मर भी जाए, कोई आप पर संदेह नहीं करेगा। भले ही हविन रैम्बस मर जाए। वो एक डेमीगॉड है। मिस्टर वर्ल्ड की हविन रैम्बस पर हमला करने की योजना है। यह संभव है। वो हमेशा क्वारॉन के आत्महत्या केस की जांच कर रहा है। यहां तक कि उसी ने मुझे हविन रैम्बस की असली पहचान बताई थी। ऑड्री की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं जब उसने परेशान महसूस किया। भले ही उसे हविन रैम्बस से नफरत थी और वो सबसे ज्यादा डर महसूस करती थी, लेकिन उसने साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स काउंसलर को मार डालने के विचार कभी नहीं रखे थे। उसने सिर्फ मार्गदर्शित होने से बचने के साधनों पर विचार किया था। एक तरफ इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसे विचार नहीं थे, तो दूसरी तरफ इसलिए क्योंकि वो एक डेमीगॉड था। इसका मतलब किंगडम और चर्चेज में टॉप रैंकिंग पावर। मैं समझती हूं कि क्या करना है। आप सभी का धन्यवाद। ऑड्री ने सांस ली और पोलाइटली उन्हें धन्यवाद दिया। कुस्टैश क्लाइन आजकल बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। हाँ, वो तो बैकलैंड में अमोन के अवतारों को भी नष्ट करना चाहता है। हविन रैम्बस सच में कुछ नहीं है। लियोनार्ड ने मिश्रित भावनाओं से द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो को देखा। कैटलिया और कंपनी भी चुप रहे। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का विषय समाप्त होने पर क्लेन ने द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो को खुद की तरफ देखने के लिए नियंत्रित किया। आदरणीय मिस्टर फूल, मैं मिस्टर स्टार के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं। क्लेन फिलहाल टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स को अमोन के अवतारों को नष्ट करने के बारे में नहीं बताना चाहता था। मामले को गुप्त रखने के लिए यह अच्छा नहीं था और यह उन्हें अमोन द्वारा टारगेट किए जाने की वजह बन सकता था। निश्चित रूप से द फूल क्लेन ने स्वाभाविक रूप से अपने ही रिक्वेस्ट को मना नहीं किया। जैसे ही लियोनार्ड निजी संचार की संभावना पर दुख महसूस कर रहे थे, उसने क्लेन को पैलेस जोरोस्त के जवाब के मुख्य बिंदुओं के बारे में इन्फॉर्म किया। इसमें वर्म ऑफ टाइम बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के खोने की समस्या भी शामिल थी। इससे क्लेन को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट का इस्तेमाल चार्म्स और बुलेट्स बनाने के लिए कैसे कर सकता है।
कुछ को अलग करो और उन्हें मार डालो। जब उनमें शामिल कैरेक्टरिस्टिक मेरे शरीर में वापस आ जाए तो बाकी बचे मटीरियल को भी वर्म ऑफ टाइम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि वर्म्स ऑफ स्पिरिट को मारना मेरे खुद को किसी खास लेवल का नुकसान पहुंचाता है। आखिर हर वर्म ऑफ स्पिरिट में मेरे स्पिरिट बॉडी का एक हिस्सा शामिल है। हाँ, मुझे हर बार संख्या को सीमित करना होगा। पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही मैं इसे फिर से कर सकता हूं। सोच विचार में क्लेन ने द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो से जवाब दिया। मैं कोशिश करूंगा कि कंसीलमेंट का ब्लेसिंग संभव है या नहीं, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम डेमीगॉड लेवल पर मरॉडर पाथवे के सील्ड आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफकोर्स मैं फेट की ग्राफ्टिंग को पहचानने के साधनों के बारे में सोचने की कोशिश करूंगा। क्लेन को निश्चित नहीं था कि ग्रे फॉग के ऊपर से ऑब्जर्वेशन उसे फेट की सच्चाई देखने की इजाजत देगा, जैसे कि वो अपने भक्तों को पैरासिटाइज होते हुए देख पाता था। इसलिए उसने पेपर क्रेन का इस्तेमाल करके स्नेक ऑफ मर्क्यूरी विल ऑसेप्टिन से संपर्क करने और उनकी एक्सपर्ट राय लेने की योजना बनाई। ठीक है, जैसे ही लियोनार्ड ने बड़बड़ाया कि अगर डेमीगॉड लेवल के सील्ड आर्टिफैक्ट्स मरॉडर पाथवे पर इतनी आसानी से मिल जाते तो ओल्ड मैन और ज्यादा ठीक हो चुका होता। उसने निजी संवाद समाप्त करने के बाद क्लाइन ने द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो को कैटेलिया की तरफ देखने के लिए नियंत्रित किया। कृपया क्वीन मिस्टिक को सूचित करें कि मैं उनसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए मिलना चाहता हूं। सटीक समय और जगह उन पर निर्भर करता है। क्वीन मिस्टिक तो मैम हर्मिट 5 सीज के ऊपर के रॉयल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लेनर्ड पहले हैरान हुआ, उससे पहले कि उसे एहसास हो। क्या बात है? कैटेलिया हल्की सी चौकन्ना मुद्रा में भौं सिकोड़ी। मैं उन्हें आपके इरादे आगे पहुंचा दूंगी, लेकिन मैं उनकी सहमत पर कोई गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है। द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो ने सिर्फ सर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि ये ठीक है। इस पल डेरिक को आखिर में मौका मिला जब उसने पूछा, सभी। उसने मिस्टर हैंगमैन और मिस्टर वर्ल्ड की तरफ देखा उससे पहले कि आगे कहे। मुझे प्रीस्ट ऑफ लाइट में एडवांस करने के लिए जरूरी रिचुअल को शुद्ध अंधेरा चाहिए। मुझे अपना पूरा शरीर ऐसी बर्फ में दफन करना होगा जो आमतौर पर नहीं पिघलती है। सिटी ऑफ सिल्वर में ऐसी बर्फ ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम शुद्ध पर सुरक्षित अंधेरा कैसे पैदा करें? तो ये प्रीस्ट ऑफ लाइट का एडवांसमेंट रिचुअल है। लिटिल सन सच में ईमानदार और सरल है। अपने अनुभव और ज्ञान की कमी के चलते ऑड्री कोई ठोस सुझाव नहीं दे पाई। वो सिर्फ उस व्यक्ति की तरफ अपनी आंखें डाल सकती थी जिसे वो समस्या को सुलझाने में सक्षम मानती थी। द वर्ल्ड मिस्टर गवर्नमेंट स्पैरो। और इस पल द वर्ल्ड ने अपने हाथ अपनी कनपटियों को पिंच करने के लिए उठाए। जहां तक द फोल क्लाइन की बात है, वो तेजी से एक समाधान सोचने की कोशिश कर रहा था। हाय, अगर ये बाहरी दुनिया होती तो शुद्ध अंधेरा प्राप्त करना बेहद आसान होता। बर्फ जो आमतौर पर नहीं पिघलती है, सबसे ज्यादा परेशानी देने वाली चीज होती। लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर बिल्कुल विपरीत है। वहां अंधेरा बहुत खतरनाक है। सिर्फ उसमें रहने से ही इंसान गायब हो सकता है या अजीब मॉन्स्टर्स के हमलों का शिकार हो सकता है। मैं लेनर्ड से एवनाइट डोमेन से चार्म्स दिलवा सकता हूं और फिर मैं ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमय स्पेस की कुछ शक्तियों को जगह दे सकता हूं। लिटिल सन की प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करके मैं आर्टिफिशियल डार्कनेस का एक एरिया प्रदान कर सकता हूं। लेकिन समस्या यह है कि मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या ये सिटी ऑफ सिल्वर को आने वाले आम खतरे को लाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जवाब डिविनेशन से दिया जा सके। जब मामले मेरे खुद से संबंधित नहीं होते तो मैं सिर्फ ये निर्धारित कर सकता हूं कि क्या कोई मामला खतरनाक है या नहीं, या कब मामले किए जाने चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल हैं और खतरे के स्रोत विविध हैं। हाँ, मैं बाद में अरोडेस से समन करूंगा और उससे पूछूंगा। क्लाइन पहले लिटिल सन के एडवांसमेंट पर विचार कर रहा था, लेकिन उसे कभी भी जवाब नहीं मिल पाया था। द वर्ल्ड को शांत देखते हुए लेनर्ड, जिसने मूल रूप से ये कहना चाहा था कि शुद्ध अंधेरा पैदा करना बेहद आसान है, धीरे से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने सन के शब्दों पर विचार करना शुरू किया और एक शब्द पर ध्यान दिया जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। सुरक्षित। फोसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में सिटी ऑफ सिल्वर में अंधेरा खतरे के बराबर है। लेनर्ड ने मुख्य आइडिया को मोटा रूप से समझ लिया, लेकिन उसके ज्ञान की कमी के चलते वो कोई सुझाव नहीं दे पाया। आखिर में अल्जर ही था जिसने बोला। उसने डेरिक की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करने और समाधान ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम्हें यह कंफर्म करने के लिए कुछ मदद प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। कोई समस्या नहीं है, डेरिक ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया। उसके तुरंत बाद उसने जोड़ा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी अपना नोटरी पोशन डाइजेस्ट करने में लगभग 1 महीना बाकी है। अल्जर ने धीरे से सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी रिमाइंडर की आवश्यकता हो। इस पर कैटेलिया ने एक पल के लिए सोचा और डेरिक से बोला, शायद हम इस समस्या को दूसरे एंगल से विचार कर सकते हैं। तुम्हारा एडवांसमेंट रिचुअल बहुत देर तक नहीं चलेगा। हम इस मामले को सुलझाने के लिए शुद्ध अंधेरे में तुम कितनी देर तक जीवित रह सकते हो, उस समय को बढ़ा सकते हैं। मुझे याद है कि तुमने जिक्र किया था कि जीरो लाइट के साथ अंधेरे में छोड़ देने के बाद 2 खतरे होते हैं,
पहला अनजान स्रोतों से आने वाले अजीब मॉन्स्टर्स के हमले होंगे और दूसरा गायब होने का एक अजीब इंस्टेंस होगा जो इवेपोरेट होने के बराबर है। पहली वाली परिस्थिति को सुलझाना आसान है। तुम अपने चीफ से कुछ सील्ड आर्टिफैक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो या तुम उसे अपने बगल में खड़े रहने के लिए कह सकते हो। जहां तक दूसरे केस का सवाल है, मैं ज्यादा नहीं जानता, तुम अपने चीफ से पूछने की कोशिश कर सकते हो। डेरिक ने ध्यान से सोचा और अचानक महसूस किया कि ये एक उपयुक्त सोच की धार थी जिसमें सफलता की काफी अच्छी संभावना थी। उसने तुरंत खुशी भरी हैरानी में जवाब दिया, धन्यवाद मैम हर्मिट। एक्सचेंज और लर्निंग सेशन जारी रहा जब तक गैदरिंग धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये देखकर कि ये लगभग पूरा हो चुका है, द फूल क्लाइन ने टेबल के कोने पर धीरे से नॉक किया। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, आपकी इच्छा हमारी मर्जी है। ऑड्री और कंपनी खड़े हो गए और श्रद्धा से झुके। उनके ग्रे फॉग के ऊपर से गायब हो जाने के बाद क्लाइन ने जगह छोड़ी और असली दुनिया में लौट आए। उन्होंने पहले अपना वॉलेट निकाला और विल और सेप्टेन द्वारा मोड़ी गई पेपर क्रेन ली। उसे टेबल पर फैलाते हुए उन्होंने एक पेंसिल ली और सरल रूप से लिखा, कोई बात है। पेपर क्रेन को मोड़कर उन्हें तकिए के नीचे भरकर क्लाइन बिस्तर पर चले गए और सच में दोपहर की नींद ली। अपने धुंधले सपने में उन्होंने फिर से पिच ब्लैक मैदान और ऊंची स्टीपल देखी। मैदान से गुजरते हुए और लकड़ी के दरवाजों से होते हुए क्लाइन जानी पहचानी जगह पर पहुंचे। एक काली प्रैम घनी छायाओं से बाहर आई जब विल और सेप्टेन सिल्वर सिल्क में लपेटा हुआ अपने दाहिने अंगूठे को चूसता हुआ गुस्से से मजाक उड़ा रहा था। तुम और ज्यादा असभ्य होते जा रहे हो। क्लाइन रूखेपन से हंसा और बोला, हमारे रिश्ते के साथ ऐसी प्लेजेंट्रीज की कोई जरूरत नहीं है, है ना? विल और सेप्टेन गुर्राता हुआ बोला, बोलो क्या बात है? बात यह है कि मैं हाल ही में अमोन के अवतार से मिला हूं, क्लाइन ने सीधे कहा। बच्चे का मुंह थोड़ा खुल गया जैसे वो रोने ही वाला हो। उसने खुद को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की जब उसने कहा, मेरा जन्म 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्लाइन ने जल्दी से जोड़ा। विल और सेप्टेन ने अपनी मांसल बुझा उठाई और उसे हिलाया। क्या है? क्लाइन ने तुरंत मुस्कुराहट के साथ कहा, अमोन का अवतार दूसरों की डेस्टिनी चुरा सकता है और उनकी आइडेंटिटी बदलकर अपीयर हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं ऐसी भयानक बात को कैसे देख सकता हूं। विल और सेप्टेन हंसा जब उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। मदद के लिए प्रार्थना करो। ऐसा लगता है कि ग्रे फॉग की शक्तियों का इस्तेमाल डेस्टिनी की ग्राफ्टिंग को खोजने के लिए किया जा सकता है। क्लाइंट ने राहत की सांस ली जब उसने और ज्यादा निश्चित महसूस किया। जब उसने इस्तेमाल शब्द के बारे में सोचा तो वो अपने मरियोनेट का इस्तेमाल द फूल के लिए प्रार्थना करने के लिए कर रहा था जब वो ग्रे फॉग के ऊपर प्रवेश करता था। अपने भक्त को प्रस्तुत करने वाले लाइट के पॉइंट के माध्यम से वो आसपास के इलाके का सर्वेक्षण कर सकता था ताकि कोई अनियमितता ढूंढी जा सके। एक अर्थ में ये द फूल के ऑब्जर्वेशन के बराबर था, एक ऑगमेंटेड एस ट्रू विजन के बराबर था। लेकिन समस्या यह है कि मैं डेस्टिनी की ग्राफ्टिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हर समय ग्रे फॉग के ऊपर नहीं रह सकता। हो सकता है कि 2 ऑब्जर्वेशन पीरियड्स के बीच में अमोन बॉकलैंड स्ट्रीट में प्रवेश कर चुका हो और कुछ कर चुका हो। क्लाइंट ने सोचा, फिर उसने कुछ विथार से पूछा, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो? विल और सेप्टेन ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया बिना उसकी तरफ देखे जब उसने बुदबुदाया, तुम्हें इस हफ्ते मुझे और मेरे माता पिता से एक बार मिलना पड़ेगा, हाई टी के दौरान। कोई समस्या नहीं है, क्लाइंट ने बिना किसी संकोच के सहमति दी। तभी बच्चे ने अपना सिर वापस घुमाया और हंस पड़ा। अगले हफ्ते लगभग बुधवार या गुरुवार के आसपास तुम्हारी डेस्टिनी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, ऐसा है क्या? क्लाइंट ने विचार में सिर हिलाया जब उसने काली प्राइम को धीरे धीरे छायाओं में वापस जाते देखा। अपने सपने से जागने के बाद उन्होंने अपनी चीजें पैक की और बिना किसी आराम के एक अल्टार सेट करना शुरू कर दिया। इस बार उनकी प्रार्थना का टारगेट एवरनाइट गॉडेस हरसेल्फ थी, न कि आर्टिफिशियल डेथ। ये अमोन को डेस्टिनी में बदलावों के माध्यम से जगह के स्रोत पर झुंकने से रोकने के लिए था और इस तरह कुछ गलत महसूस करने से। एवरनाइट के ब्लेसेड आर्टिफिशियल डेथ से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? रिचुअल सेट करने के बाद क्लाइंट ने अपना मुंह पोंछा और ठंडे दिखने वाले गर्मन स्पैरो में बदल गए। आगे की 2 मोमबत्तियां जलाने के बाद क्लाइंट ने साधारण मोमबत्ती जो खुद को प्रस्तुत करती थी उसे पीले लौ से जलाया। आगे की 2 मोमबत्तियां थीं, नाइट वनीला और स्लम्बर फ्लावर से बनी मोमबत्ती एवरनाइट को प्रस्तुत करने के लिए और दूसरी व्हाइट चेस्टनट फ्लावर्स और वाइल्ड रोज से बनी मोमबत्ती कंसीलमेंट को प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद उन्होंने आत्मिक दीवार बनाई, फुल मून एसेंशियल ऑयल टपकाया और कुछ हर्बल पाउडर जलाया जो गॉडेस को खुश करता था। धीरे धीरे उन्होंने रिचुअल पूरा किया। अंत की तरफ क्लाइंट 2 कदम पीछे हटे, अपनी स्पिरिट विजन सक्षम की और धीरे से चैंट किया, मैं अंधेरी रात की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं रहस्य की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं गॉडेस की प्रेम भरी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं बैकलैंड में ब्लास्फेमर अमोन के अवतार से मिला हूं,
वो मरॉडर पाथवे डेमीगॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठा कर रहा था। मैं कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स की खोज करता हूं ताकि ब्लास्फेमर के अवतारों को नष्ट करने के मिशन को पूरा किया जा सके। नाइट वनीला, एक हर्ब जो रेड मून से संबंधित है, कृपया मेरी प्रार्थना को गॉडेस तक पहुंचाओ। मून फ्लावर, एक हर्ब जो रेड मून से संबंधित है, कृपया मेरी प्रार्थना को गॉडेस तक पहुंचाओ। चैंटिंग पूरा करने के बाद क्लाइंट ने धैर्य से कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। ये गॉडेस डेथ पाथवे के यूनिकनेस पर नियंत्रण हासिल करने के नाजुक दौर में है और किसी आम चीज से परे जवाब देने में असमर्थ है। क्या मुझे आर्टिफिशियल डेथ से प्रार्थना करनी चाहिए? आखिरकार अगर कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स हैं तो अमोन उसे देख नहीं पाएगा, अगर नहीं है तो डेस्टिनी को जगह देने का स्रोत मेरी तरफ इशारा नहीं करेगा। क्लाइंट ने धीरे से भौहें सिकोड़ी जब उसने रिचुअल समाप्त किया और अल्टार साफ किया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें दूसरे समाधान ढूंढने की जरूरत है। डेस्क साफ करके पलटकर रिक्लाइनिंग चेयर की तरफ जाने के लिए तैयार, अचानक एक आकृति उनके सामने प्रदर्शित हुई। उस आकृति ने पैच के निशानों वाला एक सादा लिनन रोब पहना था। आकृति की कमर पर पेड़ की छाल से बना एक बेल्ट था। कोयले का जैसा काला बाल स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रहा था, क्योंकि आकृति के पैरों पर कोई मोजे या जूते नहीं थे जिन्हें उन्हें धूल और घावों से ढक दिया था। ये एक महिला थी। उसके चेहरे की विशेषताएं बेहद आम थीं। उसकी भूतिया काली आंखें आम व्यक्ति से अलग नहीं थीं, लेकिन सिर्फ उसे देखने से ही क्लाइंट को बेहद शांति और शांति का एहसास हुआ। भले ही उसके अंदर घबराहट की भावनाएं उठी, वो शांति पर काबू नहीं पा सकती थी।